वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अ सॉलिड स्टेट दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट यूनिट ऑफ आवर फिजिकल केमिस्ट्री। तो आई होप आप सभी लोग बाकी के 3 यूनिट्स देख चुके होंगे और काफी लोगों का टेस्ट था कंडक्टर्स एंड सॉलिड स्टेट का। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली हिंदू कॉलेजेस के बच्चों ने कुछ मैसेज करा था, तो उन्होंने बोला था बाकी और भी किसी कॉलेज के बच्चों का कोई टेस्ट होगा तो अब तो चारों ही होगा, वैसे भी अपलोड तो कर दिए होंगे। तो फिजिकल यहाँ पर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप मजा आएगा। कुछ कुछ हाँ मैं मानता हूँ फिजिकल में कमी आपको लगी होगी कि यार वो कंटेंट नहीं हो पाया, बट टू बी ऑनेस्ट जितनी कोशिश कर पाया मैं कंटेंट क्वालिटी जितनी क्वालिटी लाने की कोशिश हो पाई या जितनी मैं कर सकता था कोशिश उतनी मैंने पूरी करी है। वही है यार कि चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है समझाने में। वैसे याद करने या स्कोर करने में कोई इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, बट जो समझाने में है वो मैं मानता हूँ बिल्कुल थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। और वो वही लिमिटेशन है यार कि मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ कोई कि मतलब मैंने बहुत डेप्थ में सॉलिड स्टेट को पढ़ा हो, मैंने पीएचडी करी हो सॉलिड स्टेट या कंडक्टेंस में। तो वो लिमिटेशन रही थी, तो इसी वजह से हो सकता है आपको लगा हो थोड़ा सा कम। ऑर्गेनिक में खैर कोई कमी ज्यादा छोड़ने की कोशिश नहीं करी, ऑर्गेनिक हो गया था। बट इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो फिजिकल कभी टॉपिक हार्ड होता है, कभी कुछ होता है, कभी समझाने में प्रॉब्लम। ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू वो थर्मोडायनामिक्स। बट ये जैसे थर्मोडायनामिक्स में प्रॉब्लम का है कि भाई समझाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, खुद समझने में भी मुश्किल हो रही थी चीजें कि भाई यार ये क्या हो गया। कोशिश करी, काफी चीजें टैकल करी। सेम चीज सेम सेट, नॉट सेट बल्कि डिफरेंट। ये आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स मुझे भी डिफिकल्ट पड़ा, आपको भी डिफिकल्ट पड़ा। ये जो है आपको थोड़ा कम डिफिकल्ट पड़ेगा, बट मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि मेरे एंड से थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम कुछ चीजों में कि जो मैं समझा नहीं पाया हूँ। तो उसको मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बाकी अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, फिर मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आगे कैसे तरीके से उसको कवर अप करें। बट एक बार प्लीज इनका फीडबैक जरूर दिएगा, काफी ज्यादा मेहनत लगी है इसमें इन लास्ट 2 यूनिट्स में। और आप लोगों के यूटीज ही हैं जस्ट, तो एक बार पढ़ने के बाद मतलब ऐसे नहीं पहले देखते ही कि थैंक यू लिख दे के वीडियो आ गई उस वो तो ठीक है, चलो वो आप लोग लिख देते हैं, वो अच्छी बात है चलो। बट द पॉइंट इज जब वीडियो पूरी देख रहे हैं तो एक बार फीडबैक है, एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी मेरे साथ टेलीग्राम पर कर लिएगा ताकि मैं फिर समझ पाऊँ आपकी क्या प्रॉब्लम है। या जैसा भी आपको फीडबैक देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो प्लीज मुझे बताते जाइएगा इन दोनों यूनिट्स के लिए जब भी आप लोग दोनों देखें, ठीक। तो कौन से दोनों, कंडक्टेंस और ऑल्सो। आई होप जूनियर्स को वीडियोस भेज रहे होंगे वही सिंपल सिंपल सी सेम सी बात क्या रिपीट करूँ दोबारा। मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और चलिए फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हो सकता है इसके बाद लेंथ नोट करा है क्या मैंने, अपलोड नहीं करा ना। चलो उसको देखते हैं, फिर उस पर कोशिश करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक का मैंने बताया था थोड़ा सा, बट कोशिश मैं अब उसकी भी स्टार्ट करूंगा कैसे भी। उसको भी जल्द से जल्द करना है, काफी लोगों का मुझे पता लगा है टेस्ट है उसका भी, तो देखते हैं उसको भी कैसे जल्द से जल्द अपलोड कर सकते हैं। तो यही है, अब जल्दी से इन ऑर्गेनिक को टारगेट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक को फिर अपना ये सिलसिला एंड हो जाएगा। सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाएगा। पढ़ते रहिएगा फिर आप लोग आराम से मजे से बैठ के जब भी आपका मन हो। काफी लोग टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, काफी लोग फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कब आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सॉलिड स्टेट को। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेवाइज लैटिस। तो जिस तरीके से कंडक्टेंस में हमने बातचीत जो करी थी वो आपकी बचपन की यादों को ताजा करा था, मतलब क्लास 11 12, आई थिंक 12th की बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वैसे ही यहाँ पर भी जो बात करेंगे वो क्लास 12th में सॉलिड स्टेट का एक नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। तो अगर आप लोग जो लोग शायद आई थिंक जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो ये एडवांस के सिलेबस में था, उन लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी नीट और जेई मेंस तक तो वो डिलीट हो चुका था जितना आई रिमेम्बर, तो आप लोगों के बैच ने वो नहीं पढ़ा होगा। तो सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर था, तो उसकी कुछ यादें हैं जो यहाँ पर जो है वो आपको ताजा करनी पड़ेंगी। तो आपकी यादें ताजा ही नहीं होंगी क्योंकि आपकी यादें ही नहीं है मतलब चैप्टर ही नहीं था। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवाइज लेट। इसको आप देखेंगे ये थोड़ा आगे जाके है कहाँ पर आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले जो हमें बात करनी चाहिए वो करनी चाहिए यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल एंड यूनिट लैटिस जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो यूनिट सेल की मैं बात करूं तो सेल से आपको पता लग रहा है यहाँ जो भी मैं बात करूंगा वो क्यूब से रिलेटेड करूंगा। क्या सभी लोगों को क्यूब पता है क्या होता है? सर बिल्कुल पता है। कैसे दिखने में होता है क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते, कैसी बातें पूछना है। ये आपका क्यूब हो गया, जिसने भी ऐसा क्यूब बनाया बेटा बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भी बना दूं। तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया। इसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने फेस हैं? आपको ये यार फेस क्या होता है भाई, ये जो आपको एक जो सेंटर में एकदम, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, एकदम फ्रंट में जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज अ फेस। एक इधर है। डाइस नहीं पता क्या होता है? डाइस पता है ना, लूडो खेलते होंगे, 1 से 6 तक दाने जो होते हैं। तो 1 जहाँ लिखा होता है वो एक फेस, 2 जहाँ लिखा होता है वो दूसरा फेस। तो यहाँ पे टोटल 6 फेस होते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होंगे सर? कॉर्नर्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। और मैं आपसे पूछूं तो फेस पूछ लिया, वो पूछ लिया। एजिस कितने होते हैं सर? ये एजिस क्या होता है बेटा? ये जो लाइन बनाई है ना येलो से, दिस इज योर एज, ये आप इसको काउंट करेंगे तो आपके 12 एजिस होंगे।
और बॉडी सेंटर क्या होगा? सर ये बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर का मतलब ध्यान से सुनिएगा, दो वर्ड्स हम यूज करेंगे आगे, एक फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर। सर फेस सेंटर के नाम से तो मुझे अलग ही पता लगा है कि जैसे ये मेरा फ्रंट फेस होगा, मान लो यहाँ पर जो है एक लिखा हुआ होगा डाइस पर, तो ये जो A1 जहां वन डाइस जो भी हमारा डाइस होगा उसमें जहां पर भी वन लिखा होगा, जो एक का दाना होगा, वहां पर उसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा फेस सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ फेस। ऐसे ही मुझे बताओ कितने फेस है? सर आपने बताया था 6 फेस है, तो 6 फेस है तो 6 फेस सेंटर होंगे। क्या है, सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल। अब बॉडी सेंटर क्या होता है आपको क्यों पता है ना? 3D शेप होती है, कोई ऐसा तो नहीं है जो समझ रहे हो कि यार ये कैसे बना दिया 4D शेप है। तो आप मान लो क्या करो, अपना रूम मान लो, जहां पर भी आप बैठे हो, कहीं तो बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं कोई पेड़ के नीचे बैठ के तो नहीं पढ़ रहा? तो पढ़ रहा है तो अच्छी बात है बेटा, वाकई मतलब हाँ अच्छी बात है, आप नेचर वेचर में पढ़ लो, बढ़िया। बाकी ज्यादा लोग मैं अज्यूम कर रहा हूँ रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो आप अगर रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप अपने आसपास अज्यूम कर लीजिए, आपका जो भी रूम का शेप है क्यूब, क्यूब मान लीजिए, क्यूबॉइड वैसे जनरली होगा बट क्यूब मान लीजिए, उस क्यूब का आपको एक सेंटर मिलेगा, बीच में कहीं हवा में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कोई बोले कि नहीं मैं मेरी जो छत पे सेंटर, नहीं भाई छत पे सेंटर नहीं हो सकता, जो छत पे सेंटर होगा ना वो छत एक आपका फेस है। हाँ अब आप इसको और समझ लीजिए, जो छत है वो एक फेस है आपका, जहां बैठे हुए नीचे एकदम जो फर्श जिसको हम बोलते हैं टाइल्स वगैरह जमीन पे मार्बल लगता है, वो आपका क्या है? एक फेस है। आपके 4 दीवारें होंगी, लेफ्ट राइट सामने पीछे, ये चारों दीवारें क्या है? एक फेस है। तो मैंने 6 फेस गिनवा दिए। अब मैं इन सभी का जो सेंटर होगा वो फेस सेंटर होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉडी सेंटर की, तो इन सभी में का कोई सेंटर उससे लेना देना नहीं है। आपका जो ये 3D शेप है, मैं अगर आपसे बात करूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, आप सभी को पता है एक्स वाई जी 3 एक्सिस होती है, इस बात से कोई लोग नहीं। तो आप यहां से लेके यहां तक चलिए, मान लीजिए क्यूब की कुछ लेंथ ए है, तो इधर A/2 चलिए, ऊपर A/2 चलिए, आगे A/2 चलिए, तो आपको यहां कहीं जाके जो है आपको क्या मिलेगा? अपने क्यूब का सेंटर मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको क्यूब का सेंटर मिलेगा, तो यही कहलाएगा बॉडी सेंटर। तो ये दो तीन चार चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो हर एक क्यूब में एक ही बॉडी सेंटर होगा, क्या सभी लोग मानते हैं? हाँ। सर फेस सेंटर जो है 6 होंगे, बॉडी सेंटर एक होगा, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया। तो यूनिट सेल क्या है? ऐसे ही ये क्या है भाई, एक आपका जो है वो क्यूब की फॉर्म में होगा। क्या होगा? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट सेल बोलना चाहे, स्मॉलेस्ट विच कैन रिपीट इटसेल्फ। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे जितने भी सॉलिड स्टेट में जो बात बताई जाती थी वो ये बताई जाती थी कि जितने भी हमारे, ये आप समझिए आयनिक कंपाउंड्स की मेजरली हम बात करते थे, ये है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक क्रिस्टल लैटिस होता है। लैटिस एनर्जी आप पढ़ के आए हैं चैप्टर वो सेमेस्टर 1 में, लैटिस एनर्जी की बात करिए। तो जो आयनिक होते हैं ना, आई थिंक रेडियस रेशो भी तो कुछ हमने पढ़ा था ना, याद करो उसमें, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह की बात करी थी, कहां पर पढ़ा था ये? उसमें पढ़ा था आयनिक बॉन्ड वाले में, जितना मुझे याद आ पा रहा है, जब हमने बॉन्ड लैंड वगैरह के बारे में बात की थी ना, आपके सेमेस्टर 1 में मैंने पढ़ाया था। PYQ तब चलते था हमारा, तो तब मैंने करा था, तो आई होप आपको याद होगा। तो उसी से रिलेटेड है बेटा। आप जो है जैसे हम जो है वहीं पर जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे ना, वो सारे के सारे हमारे क्रिस्टल लैटिस ही हुआ करते थे। मैं बोला करता था कि यहाँ पर एक कैटायन रखा है, यहाँ पर एनायन रखा है, तो इस तरीके से मैं बताता था ना। तो यहाँ भी जो हम बात करेंगे वो सारी की सारी उन आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और ये जो भी लोग हैं वो सारे के सारे जो हम यूनिट सेल आगे पढ़ेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लेटेस्ट। तो क्या होगा, ये जो यूनिट सेल है ना, इसको मैं एक यूनिट सेल, दो यूनिट सेल, तीन चार एंड सो ऑन, मैं आगे आगे करता जाऊंगा। तो जैसे जैसे मेरे मल्टीपल यूनिट सेल आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट को अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो आप मुझे बताइए, एक NaCl का दाना है मेरे पास, नमक का दाना, मान लो बहुत छोटा हो, क्या उसमें सिर्फ एक सोडियम होगा? नहीं सर, बहुत सारे सोडियम होंगे। आप मोल्स निकाल लीजिए, उसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, उससे आप मोल्स निकाल लीजिए, उससे आप उसका वो निकाल सकते हैं कि कितने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इस बात को सभी लोग मानते हैं। तो एक NaCl के दाने में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एक NaCl में सिर्फ एक क्रिस्टल लैटिस होगा? नो सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए तो समझाता हूँ, रुकिए। यहाँ पर एक सेकंड देखिएगा, जस्ट अ सेकंड। तो इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास जनरली जो होते हैं ये कोने कोने में, आई थिंक पता नहीं कैटायन होते हैं एनायन में, भी थोड़ा सा भूल गया क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? कैटायन होते हैं कोने में, एनायन आई थिंक मैंने बताया था। यहाँ पर कॉर्नर्स पर एनायंस होते हैं, ये सारे के सारे एनायंस। अभी इनके आगे हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और बीच में कैटायन होता है। तो ये जो कैटायन है इसके आसपास ये सारे के सारे एनायंस होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 8 एनायन है। वैसे एक और क्यूब यहाँ होगा, एक ऊपर क्यूब होगा, एक इसके इस साइड होगा यहाँ पर, एक यहाँ होगा। देखिए यहाँ पे आपको इमेजिन कराऊंगा कहाँ कितने कितने क्यूब होंगे इसके जस्ट एडजेसेंट वाले। एक यहाँ गया, एक इसके जस्ट ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। तो काफी सारे यहाँ पर क्यूब हमारे मौजूद होंगे। तो वो सारे के सारे जो क्यूब्स हैं उन सभी में भी ये आप वाला, ये देखिए इस एनायन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत सारे क्यूब्स में होगा, जिसकी हम आगे बात कर लेंगे, आपको समझ में आएगा। सो द पॉइंट इज कि ये यूनिट सेल क्या दिखाता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको मैं रिपीट करता जाऊं तो मुझे एक क्रिस्टल लैटिस जो है पूरा पता लग जाएगा कि हाँ इस चीज का, इस इंसान का, इस NaCl का, इस सॉल्ट का, इस आयनिक कंपाउंड का इस तरीके का लैटिस है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आप सेल समझ लीजिए, जैसे सिंपल सेल लिखा हुआ है, सेल आपको मैं एक सेल दे दूं,
बहुत सारे सेल्स को मिला के आप पहले टिश्यू बना लेंगे, मल्टीपल सेल से टिश्यू बन जाएगा, फिर उससे ऑर्गन बन जाएगा, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, फिर ऐसे ही हमारी जो है वो बॉडी पूरी कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगी। तो सारा गेम कहाँ से शुरू होता है? सेल से। तो ऐसे ही जो NaCl या जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनका जो स्ट्रक्चर का गेम शुरू होगा वो सारा का सारा यूनिट सेल से होगा। तो अगर मैं यूनिट सेल की स्टडी कर लूं, तो जैसे आप कहते हैं ना, अगर सेल की स्टडी करें तो सेल में आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, क्लोरोफिल कह रहा हूँ सॉरी, मतलब प्लांट में हो सकती है, मतलब हमारे एनिमल्स में नहीं होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सारी की सारी आपने सेल की स्टडी कर ली, तो आपको लगभग लगभग सारे सेल्स का आइडिया हो गया ना कि सारे जितने भी सेल हमारे बॉडी में उनमें क्या क्या चीज होती है। हाँ, हर सेल का अलग है। जो लोग जिन लोगों के पास बायो होगी उनको पता होगा कि भाई काफी ज्यादा अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गेनल्स किसी में अमाउंट ज्यादा होते हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाता है ना भाई कि सेल में क्या क्या होता है। वैसे ही मैं अगर मुझे पता लग जाए कि NaCl में ना इस तरीके का सेल होता है, तो मैं उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख के भाई जो भी चीजें हम आगे करेंगे उससे देख के मुझे पूरे स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा। तो वही यहाँ पर हम काम करेंगे। आप मेरे साथ यही काम करेंगे कि यूनिट सेल आपको जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का पता लग जाए, पहले हमें ये पता लग जाए कितने तरीके के होते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेंगे हाँ इस शख्स का स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये रिपीट इटसेल्फ अगेन ओवर अगेन। कितनी बार बोलती है मैंने ओवर अगेन, में लिख नहीं पाया, पता नहीं बातों में लग रहा हूँ। नहीं, बातों में नहीं यार, समझा रहा हूँ मैं, बातों में थोड़ी रहा हूँ। ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लैटिस। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी इसकी डेफिनेशन होगी। आगे प्यूरी शर्मा का कटआउट भी देखेंगे। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, हम जो पढ़ेंगे वो क्यूबिक ही पढ़ेंगे मेजरली। तो क्यूबिक क्या होते हैं आपको पता ही होगा भाई, क्यूबिक मतलब क्यूब। तो क्यूबिक यूनिट सेल की हमें यहाँ पर बात करनी है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो इसको भी मैं क्लासिफाई कर ही देता हूँ अच्छे तरीके से। तो प्रिमिटिव मतलब ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव आप सोच भी सकते हैं क्या है प्रिमिटिव मतलब पुराना नया। हाँ, हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो कि भाई ये जो थे ये पहले एक्सप्लोर करके हो, डिस्कवर हो, बाद में हो। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास SCC आता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो आएंगे इसमें दो लोग आएंगे, एक BCC एक FCC। BCC स्टैंड फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC स्टैंड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC में मैं बस फेस सेंटर्ड लिख देता हूँ, बाकी BCC में आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या है, फेस सेंटर्ड नहीं बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लिया। अब सबसे पहले हमें जो स्टडी करनी है वो सिंपल क्यूबिक के बारे में करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में देखते हैं होता क्या क्या चीजें हैं, किस हिसाब से एटम्स वगैरह जो है वो अरेंज होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा कोई भी अगर मुझसे बोले एक इंसान है उसका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो एक कोई भी एटम है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर सिंपल क्यूबिक किसी ने मुझे बोल दिया, तो इसका मतलब ये है उसमें सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं या जितने भी कॉर्नर्स हैं, मैं बोलूँ टू बी मोर प्रिसाइज कॉर्नर्स जो हैं, उन सभी कॉर्नर्स पर उस शख्स का एक एक एटम होगा। तो मान लीजिए कुछ एक्स, एक एक्स मेरे पास क्रिस्टल है, मान लो ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल लेवल लो, जैसे कॉपर ले लीजिए। कॉपर एक क्या है, मेटल है। तो किसी ने मुझसे कह दिया जो कॉपर है ना उसका जो स्ट्रक्चर है उसका भी कोई ना कोई लैटिस होगा, उसका जो लैटिस है ना उसमें जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक है। तो मुझे क्या बात समझ में आएगी, मुझे ये समझ में आएगी कि कॉपर जो है अगर मैं उसके सेल में देखूं तो हर एक कॉर्नर पर मुझे एक कॉपर बैठा हुआ दिखाई देगा, हर एक कॉर्नर पर मुझे एक कॉपर बैठा हुआ दिखाई देगा। मुझे ये बात उससे पता लग जाएगी। सबसे पहली चीज समझ में कि हर एक कॉर्नर पर एक एक कॉपर आपका मौजूद होगा, या अगर मैं कॉपर को भी हटाऊं तो सिंपल क्यूबिक में होता है एवरी कॉर्नर पर हमारे पास एक एटम होता है। अब एक चीज को ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश कर लें, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। क्या ये 3D स्ट्रक्चर है? हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको किधर से समझाना चाहूँ। तो अब यहाँ पर कॉर्नर पे होते तो मैं यहाँ पे इस साइड वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ, तो आपको था के और अच्छे से समझ में। तो अभी सिर्फ आप फोकस रखिए, ये जो मैंने एक क्यू, ये जो एक वो बनाया है दैट इज आवर, ये एक एटम है, इसको ध्यान रखिए। अब मुझे बताइए ये क्यूब है? हाँ सर क्यूब है। तो क्यूब जो होता है उसके बारे में सबको आइडिया है? हाँ सर होता है। तो मुझे ये पता लगाना है ये जो क्यूब है इसका कितना कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी क्यूब बोल दिया मैंने, इस स्फेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है इनसाइड दिस क्यूब। ठीक है, क्या पता लगाना है मुझे कि ये जो एक पर्टिकुलर स्फेयर है इसका कितना परसेंट हिस्सा, मान लीजिए मैं कह दूं कोई क्या 1/4 है तो मतलब 25% है, कोई क्या के वन वो है 1/2 है मतलब 50% है। तो मुझे ये पता लगाना है कितना परसेंट हिस्सा इसका इनसाइड दिस क्यूब है, कुछ बाहर भी होगा क्योंकि मैं कॉर्नर पर ऐसा नहीं कि पूरा रख रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक इमेजिन करिए एक क्यूब इसके जस्ट बराबर होगा, होगा? हाँ सर क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं ना। तो क्या उसका उसमें भी यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका? हाँ होगा। क्या एक इस ऐसे भी होगा क्यूब? आई होप 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। एक ऐसे भी होगा क्यूब? हाँ सर होगा। क्या एक जस्ट ऐसे भी होगा जिसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ। तो क्या आप सभी को ये 4 क्यूब समझ में आए? आपको आई होप इतना समझ में आ पा रहा होगा कि ये मैं जो है 4 क्यूब बना रहा हूँ, ये समझिए। मैंने अब मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये टॉप व्यू है।
ये मेरे क्यूब है, यहाँ पर इन चारों में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या ये बात सबको समझ में? अब ध्यान से अगर आप इस बात को इमेजिन कर पाए तो आप इमेजिन करिए कि मैंने टेबल पर जो है वो एक क्यूब रख दिया, या टेबल पे मैंने 4 डाइस के दाने रख दिए। ये सबसे पहले आप इमेजिन करिए टेबल पे जो है एक और सिर्फ एक डाइस था, ठीक है, और एक डाइस था। अब मैंने क्या करे 4 रख दिए यहाँ लगे, बराबर बराबर रखे अभी मैंने बराबर बराबर रखे हैं, तो आई थिंक हाँ यार देखो, चलो कोई बात नहीं, मैंने जो है बराबर बराबर रखे हैं। तो अब यहाँ पर जो क्यूब आ रहा होगा, क्या, अभी भी ध्यान से देखिए, जो इन चारों में जितना क्यूब का पोर्शन आ रहा होगा, क्योंकि क्यूब इज अ 3D फिगर, ध्यान रखिए, जितना पोर्शन इन चारों क्यूब में स्फेयर का आ रहा होगा, क्या अभी भी वो आधा बचा हुआ होगा? मतलब मैं एक क्यूब ऊपर से रख दूं, एक यहां से रख दूं, एक ऊपर से रख दूं, एक और ऊपर से रख दूं, तब जाके ये पूरा का पूरा क्यूब, सॉरी पूरा का पूरा स्फेयर 8 क्यूब में जाके कंप्लीटली आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? आई होप इमेजिन कर पा रहे होंगे। मैं एक और बार थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मेरा क्यूब रखा है ना, मैं इसी में डिटेल में समझा देता हूँ, फिर बाकी थोड़ा याद कर लीजिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे आई होप। आप एक स्फेयर ले आइए, उस स्फेयर को सबसे पहले एक कॉर्नर पर रखिए। अब आप देखिए, आपको मैं समझाऊं, कॉस्को की बॉल या कोई सी भी बॉल ले आइए, उस कॉस्को की बॉल को आप रखिए हाथ में लिए, और देखिए कोई भी क्यूब लाके इमेजिन करिए कि आपके आसपास क्यूब रखे, तो उस क्यूब के कॉर्नर पर आप इमेजिन करिए आपने उस छोटी सी बॉल को रख दिया। अब वो जो छोटी सी बॉल है वो कहाँ कहाँ आ पाएगी? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं अगर टॉप व्यू अगेन बनाना चाहूँ, ये जो क्यूब है, अब आप कॉस्को की बॉल जो लाए हैं वो यहाँ पे इतना पोर्शन ऑक्यूपाई करोगे, थोड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा ही बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने 2D व्यू बना दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्यूब आएगा, एक और यहाँ क्यूब आ जाएगा, एक और क्यूब यहाँ आ जाएगा, तो 4 क्यूब जो है उस आधी बॉल को कवर कर लेंगे। और 4 में जब ऊपर से रखूंगा तो पूरी क्यूब, पूरी जो है बॉल कवर हो जाएगी उन 8 क्यूब से। तो कहने का मतलब ये है, 8 क्यूब में, इन 8 क्यूब्स, मेरे पास पूरे स्फीयर या एक एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है एक क्यूब में कितना होगा? सर 8 में एक स्फीयर आ रहा है, 8 क्यूब्स में एक स्फीयर आ रहा है, तो एक क्यूब में कितने स्फीयर होंगे? सर एक क्यूब में आपके 1/8 स्फीयर होंगे। समझ आया? बोलिए सुनो। तो इसका मतलब ये है, ये जो मेरा एटम, कोई सा भी ये एटम हो, जो भी एटम कॉर्नर पर बैठा है, उसका कंट्रीब्यूशन इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्यूब 1/8 होगा। ये बात आई होप समझ में आई होगी। तो अब मुझे बताइए, अगर एक का 1/8 है, कितने कॉर्नर है? सर 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है, तो उन सभी के क्या 1/8 कंट्रीब्यूशन होंगे? हाँ सर, कॉर्नर पे तो सभी का सेम रहेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, क्या पूछा जाता है? पूछा ये जाएगा, जेड इफेक्टिव हो सकता है लिखा हुआ है, या बोल दें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में भाई कितने इफेक्टिवली। कोई ये कहे कि यार 1/8 है सर, मतलब उसको आप 1 कैसे भरने हैं भाई? हर किसी का मुझसे वो पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे कोई क्या 1/8 तो सर एटम हो नहीं सकता भाई, मैं भी कह रहा हूँ नहीं हो सकता। तो मैंने क्या समझाया? मैंने ये समझाया ना, ये क्यूब जो है, इस क्यूब का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 सेल में जाके हो रहा है पूरा। तो ये मतलब नहीं है इसका कि ये 1/8 प्रेजेंट है, ये फ्रैक्शनल में कैसे हो गया? आपने एटम काट दिया? नहीं काटा नहीं मैंने, मैं ये बता रहा हूँ कि 8 क्यूब में एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एक में कितने का होगा, तो वो मैंने निकाल दिया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, आई होप आपको समझ में आए होंगे, जो बहुत ही ज्यादा कोशिश करी गई कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हमारे पास आए, दैट इज 1/8। एक का कितने क्यूब है हमारे पास, सॉरी कितने स्फीयर हैं, क्यूब और उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा सा क्यूब और स्फीयर में बोलने में हो रहा हूँ। तो 8 क्यूब्स हैं और 1/8 एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 1। तो ये चीज आई होप आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल से एक दो रिलेशन बताने हैं, वो ये है कि जैसे मैंने एक क्यूब क्यूब का मैं सिर्फ और सिर्फ एक फेस बना रहा हूँ, ये मैंने क्यूब का फेस बना दिया। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, आप इमेजिन, आप 2D व्यू में भी चाहे तो कर सकते हैं। ये इस तरीके से मेरा जो कुछ क्यूब है, वो स्फेयर है, वो अरेंज होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस, ये सेंटर, ये रेडियस। तो अगर मेरे क्यूब की एज लेंथ है a, तो कैन एनीवन टेल मी द रिलेशन बिटवीन r एंड सर, कितनी सिंपल सी बात है, डायग्राम बना के पूछ रहे हैं। तो आपके पास ये भी सवाल आता है कि भाई r इज द रेडियस ऑफ एटम, और a क्या है, आपकी एज लेंथ है किसकी, यूनिट सेल की। तो अगर आपसे वो बोल दे कि सिंपल यूनिट सेल में रिलेशन बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, आंसर को पाइए। आई होप समझ में आएगा। देन एक चीज पूछी जा सकती है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर ले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर मैं बताऊं तो दैट इज सिंपली कितने लोग टच हो रहे हैं मैक्सिमम। तो जैसे ये एक क्यूब है, सॉरी ये क्यूब अगेन बोल दिया मैंने फिर से, ये एक स्फीयर है, इससे कितने लोग टच हो रहे होंगे? तो आपको मैं बताऊं, एक यहाँ वाला इंसान इससे टच हो रहा होगा, एक यहाँ वाला इंसान इससे एकदम टच हो रहा होगा, एक यहाँ वाला टच हो रहा होगा, 3 हो गए। अब एक क्यूब यहाँ होगा, एक ये टच हो रहा होगा, 4 हो गए, एक इसके ऊपर, 5 हो गए, और 1 2 3 4
5, और एक यहाँ पर जो कॉर्नर पे होगा ये वाला भी इससे टच हो रहा होगा, तो 4 लोग जो होंगे वो इससे टच हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर होगा ना ये, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल टच हो रहे होंगे जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको आप चाहें तो याद रखते हैं। आई थिंक कोऑर्डिनेशन नंबर शायद आपके काम ना आए, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी पैकिंग एफिशिएंसी पे आई डोंट थिंक कोई काम की, अगर सवाल आएगा तो उसमें देख लेंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूँ मैं बीसीसी की करने जा रहा हूँ। बीसीसी में क्या याद रखना है, इसके सर बॉडी सेंटर है। बीसीसी का अगर मैं अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो सबसे पहली चीज मैं सिर्फ अब इसको 2D व्यू में दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है सबसे पहले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये सारे के सारे टच नहीं करेंगे। अच्छा सर फिर रेडियस वगैरह कैसे नहीं करेंगे बताते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले टच नहीं करेंगे, इस तरीके से होंगे। हाँ, तो अब मैं जरा क्यूब में बताना चाहूँ तो ये जैसे मैंने क्यूब बना लिया, कुछ इस तरीके से हमारा ये क्यूब आ गया। तो इस क्यूब में अगर हम थोड़ा सा देख पाए तो इसके सेंटर पर एक एटम रखा होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेंटर पर एटम है, ये कॉर्नर वाले एटम इससे टच हो रहे होंगे, जैसे ये इससे टच हो गया, और जो यहाँ पर इस कॉर्नर पे होगा ये वाला इससे टच हो गया, फिर ये वाला कॉर्नर वाला इससे टच हो गया, फिर यहाँ जो कॉर्नर वाला होगा ये इससे टच होगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ अरेंजमेंट होगा। तो हमारा जो बॉडी सेंटर है ये मान लीजिए, आप मानिए आप अपने कमरे के कोने को देखिए, उस कोने से देखिए आपके पास सेंटर में, उसके उस कोने से आप बिल्कुल सेंटर में आइए, तो आप क्या बॉडी डायगोनल आएंगे। बॉडी डायगोनल सबको याद होगा, फिजिक्स पढ़ के आए हैं क्लास 11 12 में, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकलवाते थे। तो बॉडी डायगोनल के थ्रू आपको फॉर्मूला भी याद होगा, a√2 के इक्वल होता है। तो वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उधर से आइए कोने से, अपने बॉडी डायगोनल तक आइए, बॉडी डायगोनली आइए और एकदम बीच में रुक जाइए, वहां पे आपको कोई ना कोई एक एटम मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 8 के 8 एटम्स कॉर्नर पर तो होते हैं, पर एक एटम क्यूब के एकदम बीच में होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं अगर इसमें z इफेक्टिव की बात करूं, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो आप बोलेंगे सर 1/8 इंटू 8 तो है, क्योंकि 8 के 8 कॉर्नर पर है, उन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा प्लस। कोई मुझे बता सकता है इसमें एडिशनल क्या हुआ है? सर इसमें ये एडिशनल हुआ है कि एक क्यूब, एक स्फीयर को या एक और एटम को आपने एकदम बॉडी सेंटर में बीच में लिया। तो क्या मुझे कोई बता सकता है, अगर मैं एकदम बॉडी के सेंटर में ले आया किसी भी स्फीयर को, तो क्या वो पूरा नहीं आ जाएगा? सर बात तो आपकी सही लगी, वो ये साइज पर डिपेंड कर रहा है। नहीं बेटा, इतना साइज वगैरह की बात नहीं करो। तो हमारे पास यस, जो एक पूरा मैं स्फीयर लाया हूं वो पूरा बॉडी के सेंटर में आके आराम से फिक्स हो जाएगा। और द वन अदर थिंग इज, कोई साइज की बात करें भाई, मैंने यहाँ पे एक चीज बताई कि इसको टच कर रहा है, तो ये सभी लोग इसको कैसे टच पा रहे हो, टच कर पाएंगे तब जब तक ये अंदर होगा। अगर ये बिल्कुल बाहर आया तो मतलब कैसी बात करो, ऐसी थोड़ी बात करेंगे यार। तो ठीक है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया कुछ सोच समझ के बनाया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ गई है। तो अब इसकी मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल पे क्या हिसाब है, इस तरीके का कुछ हिसाब है कि ये मेरा आ गया एटम एक, और आई थिंक ये थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई अगेन। तो ये मैंने एक बॉडी डायगोनल बना दिया, करेक्ट। अब इस बॉडी डायगोनल से मैं यहाँ पे आपको 2 स्फीयर बना के दिखा रहा हूँ। ये आ गया मेरा बॉडी सेंटर वाला, ये आ गया मेरा कॉर्नर वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल का। हाथ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके आगे पूरा बॉडी डायगोनल ये हो गया। अब यहाँ से एक और वो आ गया, तो अब यहाँ पर भी एक और स्फीयर आता है। तो आप एक तरीका चाहें तो आप एक तरीके से इस तरीके से सोच सकते हैं, और यहाँ तक बेसिकली यहाँ तक रहेगा मामला, आगे नहीं जाएगा। सो जो रहेगा, क्योंकि वो दूसरे उसमें चला जाएगा ना, फिर वो ये इसका जो आधा हिस्सा है यहाँ का हिस्सा, ये किसी और दूसरे क्यूब में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ये लगा सकते हैं कि या तो आप बोलें कि सर 4r बराबर √3 है, या आप ये बोल सकते हैं कि 2r बराबर √3a/2। तो कुछ भी आप बोल लीजिए, रिलेशन आपका बन गया है। तो आपको बोलेगा कि भाई रेडियस और एज लेंथ, आपको रेडियस दे देगा, पूछ लेगा कि भाई एज लेंथ बताओ, अगर आपका जो हिसाब किताब है वो बॉडी सेंटर्ड है। तो ये हमने दूसरी चीज देख ली। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं इसमें डायरेक्टली बताऊं तो आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, या आप सिंपल सा देखिए, ये जो बीच में बैठा है, कौन बैठा है, एक जो एटम है, ये सारे के सारे 8 लोगों से टच हो रहा है। तो सिंपल सा 8 आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा एफसीसी की, मतलब फेस सेंटर। तो ये और भी थोड़ा ज्यादा सिंपल है। तो इमेजिन करिए मेरे पास, अपनी छत को देखिए, आपकी छत पे मैं कॉस्को की बॉल लाके लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मान लीजिए आपकी छत के ऊपर एक और रूम है, मान लीजिए आप छत पे, मतलब आपके ऊपर जो है, जो एकदम टॉप टॉप है कमरे का, जो टॉप है जहां पंखा लगा होता है, उसके ऊपर एक और रूम होगा। तो मैं कॉस्को की बॉल ले आया, उस पंखे की जगह हटा दीजिए, मैंने कॉस्को की बॉल या कोई सी भी बॉल, कॉस्को की आप वॉलीबॉल बास्केटबॉल नो बाइजनेस, तो कोई सी भी बॉल आप जाके ले आइए और वहां पर देखिए ऊपर लगा दिए। और इमेजिन करिए कि आधी जो बॉल है आपकी ऊपर वाले कमरे में, आधी नीचे। क्या है बात, सबको समझ में? तो आपके कमरे में कितनी बॉल है?
आधी बॉल आ जाएगी, क्या पूरी मतलब आधी, फुल हाफ, ऐसा नहीं कि इधर उधर भी बिखरेगी। अगर आप अपने टॉप पे जाके रख देंगे या आप जहां बैठे हैं जमीन के अंदर आधी धसा दीजिए, आप मान लीजिए नीचे फ्लोर पर कोई रहता है, आधी उसके रूम में चली गई, तो आधी आपके रूम में है, आधी नीचे वाले के रूम में, तो कैन इवन टेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एटम जो फेस सेंटर पर है? सभी लोग बोलेंगे कि सर हाफ होता है। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी ये चीज समझ ली मतलब बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं अगर अरेंजमेंट बताऊं तो यहाँ पर सेम तरीके से कॉर्नर पर होंगे और एक इंसान होगा जो फेस सेंटर पर होगा और वो इन दोनों लोगों को आपस में टच कर रहा होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका जेड इफेक्टिव बताओ, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर 1/8 × 8 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट थिंग, क्योंकि 8 के 8 कॉर्नर्स पर हैं। अब मैंने आपसे पूछा फेस सेंटर के बारे में, तो आप कहेंगे सर एक फेस सेंटर पर जो है वो 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ये बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। इनटू कितने फेस होते हैं सर? 6 फेस होते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया सा आंसर आएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी क्रिस्टल लैटिस इज 4। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो अब बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पर देखिए, ये मैं बॉडी डायग्राम है क्योंकि ये फेस सेंटर की बात हो रही है। तो ये फेस सेंटर पर एक इंसान है, मतलब एक एटम है। ये आपका जो है यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। तो आप देखना चाहें तो आर 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 आर, तो यहाँ पर भी आपके बेसिकली 4R आ गए। और ये किसके बराबर है? बॉडी डायगोनल किसके इक्वल होता है? A√2 के। तो खत्म, आपका दूसरा रिलेशन हुआ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू परफॉर्म थिंग्स। और अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। हाँ 12। तो वो किस तरीके से आता है, अगर उसको भी थोड़ा सा समझाने की करूं कोशिश, तो आपका 4 तो ये कॉर्नर्स वाले होगा जो इससे टच कर रहे हैं। अब ये जो आधी बॉल है, आधी आपके कमरे में आधी ऊपर है, तो ऊपर वाले जो आप मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे, आपने जो है आधी बॉल लिया है, आधी बॉल आपके रूम में आधी नीचे। तो जो आधी आपके रूम में है ना बॉल, जो जमीन से आ रही है ऊपर, वो एक ऊपर वाले फेस को टच करेगी, ऊपर वाले फेस की बॉल को, एक लेफ्ट वाले, एक राइट वाले, और जो दोनों इधर उधर फेसेस हैं उनको भी टच करेगी। तो ओवरऑल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। तो अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो कॉर्नर के 4, ऊपर वाले रूम के 4 और नीचे वाले रूम के फेस सेंटर के 4। तो बेसिकली फेस सेंटर वाले फेस सेंटर वालों को टच कर रहे होती हैं। ठीक है, ये बात आई होप समझ में आई होगी। तो इतना ही आई थिंक हमारे बेसिक में होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूँ तो रेडियस वगैरह की हमने सारी बात ही कर ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अपनी इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या लिखा है? यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, आपको जो है क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल मिल जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। तो स्पेस लैटिस हैज बीन लाइक अ वॉलपेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली आप जो एक चीज को रिपीट करे जा रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को आप कहानी को आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए। अब हमें जो बात करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी ब्रेवाइस लैटिसिस की। क्या है मेरी प्रोनाउंसिएशन? तो कौन होंगे? साइंटिस्ट होंगे। इन्होंने बोला कि भाई ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने क्या करा, मैं आपको बताऊं। लेंथ, जो आप क्यूब दिख रहा है आपको, क्यूब में सभी को पता है 90-90 डिग्री के 3 एंगल होते हैं XYZ एक्सिस से, ठीक है, और सारी लेंथ इक्वल होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा उन चीजों में चेंज करा। किन चीजों में? एक तो क्यूब की लेंथ में। तो अगर सर क्यूब की लेंथ में चेंज कर दी तो वो क्यूब नहीं होना। हाँ बेटा बिल्कुल सही, तो वो क्यूब नहीं होगा। तो हो सकता है उन्होंने क्यूबॉइड वगैरह बना दिया। तो उन्होंने लेंथ में चेंज करा। ABC मान लीजिए, अभी के लिए मान लीजिए क्यूबॉइड है, तो उस लेंथ में थोड़ा सा वेरिएशन करा। और उन्होंने एंगल्स में करा, तो उन्होंने कहा भाई 14 ही डिफरेंट पॉसिबल वेज बन रहे हैं जो एग्जिस्ट करेंगे, या इन्हीं कुछ लिमिटेड चीजों से हमारा जो है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है। यही 14 शेप्स हैं, यही 14 यूनिट सेल्स हैं एग्जैक्टली जो हम देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में अभी मैं जस्ट थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है, उनमें 14 हमारे पास जो है वो ब्रेवाइस के लैटिस आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन लोगों की बात कर ली, तीनों की, FCC BCC वगैरह की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप आई होप अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा अच्छी ड्राइंग यहाँ पर, किस तरीके से बॉडी सेंटर पर है, किस तरीके से ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस सेंटर पर है, बाकी सारे लोग कॉर्नर पर है। क्या किस तरीके से ये सिंपल है। देन यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये जो 3 एंगल से इनको अल्फा बीटा गामा बोला और लेंथ को ABC बोला। तो ये सिंपल यूनिट होगा, ये आपका बॉडी सेंटर हो गया, ये आपका फेस सेंटर हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। अब जो गेम आया वो ये आया, उन्होंने कुछ चीजें बताई कि ऑर्थोरोम्बिक स्पेस लैटिस होते हैं, कुछ होते हैं टेट्रागोनल एंड मोनोक्लोनिक, कुछ होते हैं ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बो। इन्होंने ये 4-5 चीजें बताई। उससे पहले जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि हमारे पास जो एक प्रॉपर क्रिस्टल सिस्टम होता है, उस क्रिस्टल सिस्टम में अभी जो मैंने बात करी वो क्यूब से ही रिलेटेड करी है। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या सभी लोग जानते हैं? सर बचपन से जानते हैं कि A बराबर B बराबर से होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। सभी लोग इस बात को जानते हैं। सर ये क्या है बेटा? एंगल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बना रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब दूसरा जो क्यूब क्रिस्टल सिस्टम होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा सर, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक की ये खास बात है कि उसमें तीनों लेंथ इक्वल होती है। अच्छा सर, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो
क्यूबॉइड, हाँ बेटा बोल सकते हो आपके वो क्यूबॉइड होता है। ऐसे आई थिंक ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम को हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। और एक चीज कि उसमें जो है बट सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं हाँ कि एक सॉर्ट ऑफ क्यूबॉइड है। देन उन्होंने बताया कि एक टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है आपका, तो ये क्या है, सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम है कि किन किन डिफरेंट टाइप्स के हमें जो है वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई बोल दे कि भाई NaCl ना ऑर्थोरोम्बिक है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि NaCl क्रिस्टल लैटिस इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिसमें इस तरीके का उसमें जो है वो होता है, यूनिट सेल होता है, जिसमें तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती बट तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको क्लिक करेगी, इससे ये हमें समझ आए टेट्रागोनल में दो बराबर और एक इसको इक्वल नहीं होती बट एंगल बराबर होते हैं। सिमिलरली मोनोक्लिनिक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें ये सारे इक्वल होते हैं। ये सिमेट्री पर अभी ध्यान मत दिएगा, देखते हैं अगर ये इंपॉर्टेंट होगी तो करेंगे आगे, वरना नहीं करेंगे। ट्राइक्लिनिक है, उसमें तीनों एंगल इक्वल नहीं होते, ना ही साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बात करी यहाँ पर 120 डिग्री हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल, तो ये उन्होंने सारी की सारी बात करी। अब ये जो ब्रेवाइस लैटिसेस है इनके बारे में मैं बताऊं, तो उन्होंने ये चीज बताई कि भाई ऑर्थोरोम्बिक स्पेस लैटिसेस की अगर मैं बात करूं, 7 एक हाँ ये जैसे ये हमारा क्यूबिक स्पेस की हमने बात करी। तो अभी हमने ये तीनों तो हम पढ़ के आए हैं, BCC, FCC और सिंपल प्रिमिटिव सेल, ये हम डिटेल में देख के आए हैं, तो इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्यूबिक वाले के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अब उन्होंने बताया कि अगर कोई भी स्पीशीज ऑर्थोरोम्बिक है तो उसमें 4 तरीके के डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। एक सिंपल यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर, एक FCC और एक एंड सेंटर। सर ये एंड सेंटर क्या है? तो एंड सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किन्हीं दो ऑपोजिट फेस में, किन्हीं दो ऑपोजिट फेस में आपको दो वो रखने, क्या बोलते हैं उनको, एटम्स। तो कोई मुझसे अगर इसका जेड इफेक्टिव पूछ ले, तो एक तो मैं 1/8 इंटू आठ इज अ कॉन्स्टेंट, तो 1 प्लस आधे का कॉन्ट्रीब्यूशन या आधे का कॉन्ट्रीब्यूशन या तो हाफ इंटू 2 कर दीजिए, तो आपका 1 आ जाएगा, तो मतलब 2 है। तो आपके यहाँ जैसे FCC है, FCC में हर फेस पर होता है, इसमें एंड सेंटर में मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ऑपोजिट फेस, आप कोई सा भी लगा दीजिए, कोई चाहे तो यहाँ और यहाँ लगा दे, कोई चाहे तो यहाँ और यहाँ लगा दे, तो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। इसको हमने डिटेल में ऐसे हम करते नहीं है, तो बाकी आपको आई होप मैंने समझा दिया होगा। तो इस तरीके से होता है। अब उन्होंने बात करी टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में, तो टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में आपको जो है वो लगभग लगभग सेम ही लोग दिखते हैं, दैट इज सिंपल हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फिर आपका सिंपल और एंड सेंटर। तो टेट्रागोनल में अगर मैं बात करूं तो सिंपल और बॉडी सेंटर नजर आता है, वेयर मोनोक्लिनिक में आपको सिंपल और एंड सेंटर ही सिर्फ नजर आएगा। फिर ट्राइक्लिनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइक्लिनिक में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दैट इज सिंपल वाला। हेक्सागोनल में आपका जो है वो अगेन प्रिमिटिव वाला ही होता है, हाँ प्रिमिटिव वाला ही होता है। ये हेक्सागोनल थोड़ा सा 3D होता है, SCP 3D बोलते हैं। आई थिंक इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी। देन रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, जिस ट्राइगोनल, हाँ रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ही है, जिसमें हमारे पास 8 के 8 कॉर्नर्स पर है। सिंपल क्यूबिक का मतलब वही है यार, मतलब इससे ऐसी से ये मत कर पूछो ना कि क्यूब, या ये तो क्यूब ही नहीं, कोई क्या क्यूब ही नहीं, भाई क्यूब क्यूब नहीं है, हाँ मुझे भी दिख रहा है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर क्या हमें देखना है कि 8 एटम्स कॉर्नर पर है या नहीं। ये है हमारा उन चीजों का मतलब, जो हमने पढ़ा है ना, SCC सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव उसको बोलते हैं, या आई थिंक एक और नाम बताया था मैंने, ये बताऊंगा शायद, हाँ तो ये जो एक दो नाम बताए थे, प्रिमिटिव हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, तो उसका ये मतलब है कि भाई 8 लोग कॉर्नर पर है। अब उससे ये मत कंफ्यूज होइए कि आपने BCC पढ़ा है मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो हाँ क्यूब की शेप हमने सीखते हैं, हम सारी जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू क्यूब पढ़ रहे हैं, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना वो हमने अकॉर्डिंग टू क्यूब पढ़ी और उसी पर सवाल आया। बट यहाँ पर इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे आपके, यार रोम्बोहेड्रल है मतलब यार ये तो क्यूबिक, इसमें आप कोई बोल रहे हैं रोम्बोहेड्रल साथ में सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में इस केस में ये मतलब है कि शेप हमारे पास रोम्बोहेड्रल जैसी है, तो जो भी एक हमारे पास ये शेप होगी 3D उसको रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, जिसमें हमने जिसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली बेसिकली। तो रोम्बोहेड्रल में क्या है, सारे के सारे एटम्स पर कॉर्नर पर है, इस चीज को आपको फोकस रखना है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो आई थिंक ये सारी की सारी हमारी बेसिक्स जो हुई, और एक फॉर्मूला आई थिंक और मुझे बताना है, दैट इज डेंसिटी का, तो उस पर भी आपको सवाल मिल जाते हैं। तो क्या सभी लोग डेंसिटी बता सकते हैं क्या होती है? सर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, बिल्कुल सही बेटा, जिसने भी ये बात बताई मतलब आपके लिए 7 करोड़ का इनाम। तो डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम भी, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम की मैं बात करूं, मैक्सिमम क्या है, यहाँ क्यूब की बात हो रही है, हाँ सर तो क्यूब आ जाएगा A क्यूब, ठीक है। अब मास क्या होगा? सर मास मतलब मास वेट होगा, तो इसको मैं वेट बाय वॉल्यूम लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए। तो आइए जरा मोल कंसेप्ट पर आइए, सर आएगा मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वेट बाय गिवन वेट किसके, सॉरी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है? सर वो आपके इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na के, सभी लोग मानते हैं। कैन एनी ऑफ यू टेल मी, ये मैंने वॉल्यूम किसकी रखी है? सर एक क्यूब की रखी है। तो एक क्यूब या एक पर्टिकुलर जो क्यूब है उसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स की, तो वो कितने हैं? क्या मुझे कोई ये बता सकता है? सर नंबर ऑफ एटम्स हम बता तो सकते थे,
अगर आप हमें बता देते कि ये एफसीसी है, बीसीसी है, बिल्कुल सही, जिसने भी ये बात सोच ली मतलब बढ़िया। तो नंबर ऑफ एटम्स इज नथिंग बट जस्ट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इन जनरल जेड लिख रहा हूँ, बेटा बिल्कुल बढ़िया। तो जेड आप अलग अलग लोगों के लिए पता है आपको, सिंपल क्यूबिक के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप जेड 1 कर देंगे, आपको बीसीसी के लिए आ जाए आप 2 कर देंगे, आपको एफसीसी के लिए जाए आप 4 कर देंगे, बढ़िया। तो जेड बाय एन ए यहाँ पर मैंने पुट करा, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट जी सर। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐड करूँ, तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट दे देगा तो मैं, मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, जैसे कोई कॉपर का लैटिस बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो मैं वेट की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला बना, जिस पर आई थिंक रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। तो एम क्या है आपका, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज, जो भी चीज होगी उस चीज का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। और जेड क्या है आपका, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो हमने तीनों के लिए पढ़ा है, एंड सेंटर के लिए भी देख लिया, तो आप उस हिसाब से कर लेंगे। एन ए तो बच्चा बच्चा जानता है, ए क्यूब, या फिर ए क्या है आपका, एज लेंथ, साइड लेंथ, या मतलब क्या बोले उसको, एज लेंथ ही बोल देते हैं, क्यूब की लेंथ इक्वल होती है ना तीनों साइड। तो हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें डेंसिटी में इसी से रिलेटेड आएगा। आपसे हो सकता है डेंसिटी देके कुछ निकलवा लें, तो आपको डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपकी एज लेंथ फिर सेंटीमीटर में होनी चाहिए। बाकी मोलर मास वगैरह वो तो सिंपल से होते ही हैं अपने यूनिट्स में, ग्राम पर मोल एक्सेप्टर में। तो ये आई थिंक हमने जो बात कर ली अभी तक, वो आपकी उस सारी चीजों की बात कर ली जो आपकी क्लास 12 से रिलेटेड है, जिनसे सवाल यहाँ आने के चांस है, जिनका बेसिक कहीं ना कहीं हो सकता है आपको यूज करना पड़ जाए इन आगे चैप्टर में, तो वो हमने पहले बात कर ली। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। अब जो आगे 2 3 4 5 बातें आने वाली हैं वो बहुत ऐसी हैं कि बस जिनको सुन के एग्जाम में लिख के आना है, बहुत ज्यादा उनके लॉजिकल अप्रोच की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि कुछ चीजें सुना है ना आपने, जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फिलोसफी जो होती है उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, वरना फिर लोग ऐसे ही गुमराह उमराह हो जाते हैं, गॉड को मानना बंद कर देते हैं, ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स होते हैं। तो मैं उसके बारे में खैर कोई कमेंट नहीं करूंगा, वैसे ही आप समझ लीजिए मेरा एक कमेंट है कि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, बहुत ज्यादा उनकी एक्सप्लेनेशन बुक्स में भी आपको नहीं मिलेंगी, ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो ये चीज अगर आपके टीचर्स बढ़िया हैं तो यार मजा आ जाएगा। आपने अगर सॉलिड स्टेट किसी अच्छे टीचर से पढ़ लिया अपने कॉलेज के, तो भाई जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और मुझे थोड़ा सा ये भी आइडिया देगा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ा है, ताकि उनके एक्सपीरियंस से मैं भी थोड़ा सा जो है वो एक्सपोज हो पाऊँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई करूँ तो कुछ बेटर कर पाऊँ। तो ये मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। तो अब देखते हैं जरा इसमें क्या बोलता है भाई। इसमें अगर सिंपल सी लॉजिकल बताऊं, कोई भी आप क्रिस्टल बना रहे हो, ये बात कर रहे हैं क्रिस्टल बनाने की, करेक्ट। तो आप कोई भी क्रिस्टल बना रहे हो जो आपका मन करे बना लीजिए, सीजियम क्लोराइड बना लीजिए, कुछ भी आप बना लीजिए, किसी भी तरीके से बना लीजिए, किसी भी तरीके से बना लीजिए, जिस तरीके से आपका मन करता है उससे। जल्दी बना लीजिए, लेट बना लीजिए, एकदम परफेक्टली सारी चीजें करके बना लीजिए, किसी भी तरीके से आप बना लीजिए। सेम क्रिस्टल की बात है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरीके से बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे परफेक्ट क्रिस्टल बनाए, चाहे रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल बनाए, चाहे किसी और तरीके से बनाए, इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम रहेगा। समझ गए? बस बस इतनी सी बात है। तो इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं बहुत अच्छे से, मैं ऐसे यहाँ परफेक्टली नहीं ड्रॉ कर पा रहा, मान लीजिए मैंने एकदम परफेक्टली हेक्सागन बनाया, तो उसका एंगल 120 डिग्री आ गया मान लीजिए। अब मैंने कोई हेक्सागन है जो बहुत जल्दी बना दिया, ऐसे ही मतलब रैपिडली बना दिया, तो ये भी एंगल जो है 120 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये, दिस इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू फेसेस। तो इंटरफेशियल एंगल ये आ गया आपका, ये इंटरफेशियल एंगल आ गया। सो दिस इज योर इंटरफेशियल एंगल। दो फेसिस के बीच में जो एंगल होगा, मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ 120 डिग्री, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो दो, ये मान लीजिए परफेक्ट क्रिस्टल है, और ये मान लीजिए आपका है रैपिडली ग्रोन, यू हैव ग्रोन इट रैपिडली। तो बस इतनी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके बारे में क्या और हम इंटरप्रिटेशन ये बताई गई हैं, तो आप बुक्स वगैरह में तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो इसके बारे में एक ये बात है, जो क्रिस्टल है वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या किसी भी आपने मेथड से बनाया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर सेम क्रिस्टल है तो एंगल आई, दैट इज इंटरफेशियल एंगल, सेम रहेगा। बस इस बात पर आपको एम्फेसिस रखना है। आप कुछ भी घुमा फिरा के बना लीजिए कि भाई ये छोटा हो बड़ा हो, और इसमें मटेरियल अच्छा लगाया हो, उसमें कंपनी का माल लगाया हो, उसमें जो है ऐसी कोई सा भी वो उठा के लगा दिया हो, तो आप कुछ भी आप इसमें इंटरप्रिटेशन चाहे बना सकते हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ, इतना वो मत करिएगा कि कभी कोई कंपनी पे बात चली जाएगी, ये वाली कंपनी का आप बनाए या वो वाले से, मतलब इस पर नहीं जाएगा। जो बात है ये वो सीधी सी है, छोटा हो बड़ा हो, परफेक्ट हो, जल्दी बनाया हो, लेट बनाया हो, कैसे भी बनाया हो, किसी भी मेथड से बनाया हो, तो आपका जो इंटरफेशियल एंगल है वो सेम रहेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एंड या तो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी मेथड से बनाया हो, मैं यहाँ पे सिर्फ मेथड लिख के छोड़ रहा हूँ कि किसी भी मेथड से आपने बनाया हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, आपका एंगल आई सेम रहेगा।
इस लॉ को हमारे साहब ने दिया था, जिनका नाम था आई थिंक स्टेनो, है ना, स्टेनो लॉ ही बोलते हैं इसको, हाँ, स्टेनो लॉ ने दिया था। एन स्टेनो, एन की फुल फॉर्म में भूल गया, इन 1667 में, ठीक है। और इसको स्टेनो लॉ भी बोलते हैं। ये आपका बोला जाता है कि फर्स्ट लॉ है क्रिस्टल साइंस का। तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी, हम यहाँ पर थोड़ी बात जो कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी की कर रहे हैं, दैट इज स्टडी जब हम करते हैं किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री, उसकी प्रॉपर्टी, उनके स्ट्रक्चर की, सो दैट इज बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी। इसको स्टेनो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बोलते हैं, इन ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंस द एंगल आई बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस आर कांस्टेंट, ठीक है। ये बस ये लॉ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ रैशनल इंडेसिस की तरफ। तो इंडेस, अगर मैं आपको सबसे पहले एक फेस के बारे में दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पर ये मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। तो प्लेन आप समझते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं। तो मैं प्लेन कहीं से भी दो बेसिकली ड्रॉ कर सकता हूँ। सो अगर मैं बोलूँ एक्स वाई प्लेन, आप 2D प्लेन समझ गए कि दैट इज अ 2D प्लेन समथिंग, है ना। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बातचीत करनी है कि जो दो एक्सिस की मदद से बनाया गया हो, दैट इज माई 2D प्लेन। तो जैसे क्यूब का एक फेस देख लीजिए, टॉप वाला देख लीजिए, साइड वाला, कि कहीं पर भी देख लीजिए, बॉटम वाला, वो दो जो है बेसिकली दो उनकी मदद से, दो एक्सिस की मदद से बनाया गया हो। अगर तीन की मदद से बनाया गया हो तो वो मैं उसको बोलूंगा 3D प्लेन हो जाएगा, करेक्ट। तो मैथ्स वालों को शायद ज्यादा समझ में आए, जिन्होंने मैथ्स में प्लेन वगैरह पढ़ा होगा शायद क्लास 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या पता नहीं डिलीट था, मुझे भी भूल गया। वैसे हमारे टाइम पे तो डिलीट था, आपके टाइम पे शायद, हमारे टाइम पे तो बस डिस्टेंस वाला एक फॉर्मूला था जितना मुझे याद है। बाकी आपके टाइम पे पता नहीं, शायद शायद ऐसे सेम ही रहा होगा कि आई डिलीट करके ऐड थोड़ी करेंगे दोबारा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज अ प्लेन, तो मैंने ये बोल दिया, मैं रेड से जैसे शेड कर रहा हूँ, ये भी एक प्लेन है। ग्रीन वाला इन्होंने कर रखा है, ये एक प्लेन है। बेसिकली आप इसको 2D प्लेन बोल लीजिए, क्योंकि इसमें एक वैल्यू जीरो है, वो बाद में बात करूंगा ये वैल्यूज क्या है। फिर ये प्लेन, तो प्लेन हम तरह तरह से कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी, मैंने प्लेन दिखा दिया आपको क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक प्लेन बनाया गया है तीन एक्सिस की मदद से, तो तीनों जगह पर ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है। जैसे वाई एक्सिस को इस बी पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को ये कहीं ना कहीं के पर कर रहा है। मैं डार्क वाले की बात कर रहा हूँ, प्लेन ए सी बी। सो दिस इज माई प्लेन, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है कि एक तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेन बनाइए। अब यूनिट प्लेन की सबसे पहले बात करते हैं। यूनिट प्लेन, आप यूनिट से पता लग रहा है आपको कि वन की हम बात करते हैं। सो दिस इज बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन विच कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज योर स्मॉलेस्ट प्लेन, तो जो भी होगा वो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज आराम से देख सकते हैं कि ये ए जो है कहीं एक्स एक्सिस में कट कराया जा रहा है, बी जो है वो वाई में, सी जो है वो जेड में कराया जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू पर कट करेगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 पे कट कर रहा होगा, हो सकता है एक्स एक्सिस को 2 पे कर रहा होगा, हो सकता है वाई में 3 पे, किसी भी पॉइंट पर कर रहा होगा। सो बेसिकली जो भी जिस भी जगह पर अगर जैसे वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी इक्वेशन पता है सबको, सर बचपन से पता है, क्यों नहीं पता, मतलब 11 से पता है। तो वाई बराबर में एक्स प्लस सी में एम क्या होता है सर, स्लोप। एक्स क्या होता है सर, एक्स एक्सिस। सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस को लाइन किस पॉइंट पर कट कर रही है, यही होता है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर प्लेन के बारे में, तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है आप कहेंगे ए। तो मैं पूछूंगा उससे दूरी बता सकते हैं आप कितनी है, आप बोलेंगे कि सर ए दूरी है। सो बेसिकली इस पॉइंट का, सिर्फ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, हाँ सर एक्स एक्सिस पे कट करने की बात हो रही है, एक्स पर ही लाई करेगा, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए, और अगर मैं वाई जेड भी लूं तो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पॉइंट इंटरसेप्ट की अगर मैं दूसरी डेफिनेशन भी बोलूं, सो दिस इज सिंपली दैट पॉइंट जहां पर अदर एक्सिस के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जीरो। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में मैं बात करूं, c क्या है, दिस इज सिंपली दैट वैल्यू एट विच x बराबर जीरो, खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं तीन एक्सिस ले लूं, तो आपसे मैं कहूं y इंटरसेप्ट बताओ, तो आप बोलेंगे y इंटरसेप्ट इज दैट वैल्यू ऑफ, हमारे पास y एक्सिस या वो वैल्यू है जहां पर z कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, खत्म। बस इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी समझा दिया कि ये a पर कट कर रहा है, सिमिलरली आप बोलेंगे सर ये जो प्लेन है ये b डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन o एंड a, कहां पर कट कर रहा है। आप इसको 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा जो भी वैल्यू आएगी कहां, जहां पर वो कट कर रहा होगा। तो भाई सबको पता है नंबर लाइन वगैरह, नंबर लाइन को ही समझ लीजिए आप, ठीक है। ये b पर कर रहा है, ये c पर कर रहा है। तो ये क्या मैंने बता दिया, दीज आर द इंटरसेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट प्लेन, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट पॉसिबल प्लेन था उसको मैं इतना बता सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ओ ए दिख रहा है आपको, हाँ सर, और ओ भी दिख रहा होगा, ओ सी दिख रहा होगा। इन सभी की वैल्यू ए बी सी पता है, हाँ सर पता है। क्यों पता है भाई, क्योंकि इंटरसेप्ट हमने लेट करी भाई, और उसकी वैल्यू नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 सेंटीमीटर ही होगा, कुछ भी वैल्यू फर्स्ट प्लेन है। नाउ द पॉइंट इज, अब मुझे अगर सेकंड प्लेन बनाना है, तो एक पॉसिबल ये मैं इसी पे ओवरलैप करवा दूं, करवा सकता हूँ, हाँ। एक पॉसिबल ये मैं इससे बड़ा प्लेन बना दूं, हाँ। तो इस पे अगर मैं ओवरलैप करवा दूंगा प्लेन, तो आप
कोऑर्डिनेट एक्सिस बता सकते हैं सबके, इनके क्या इंटरसेप्ट होंगे? हाँ सर सेम ही होंगे, अगर आपने ओवरलैप करा दिया मतलब एक्जैक्टली इस पर फिट कर दिया, ठीक है। अब बड़ा बनाऊंगा तो सर ऑब्वियसली ए से बड़ा कोई वैल्यू आएगी, बी से बड़ी आएगी, सी से बड़ी आएगी, ठीक। तो ये जो बड़ा वाला डॉटेड वाला ये हमने बड़ा प्लेन बना दिया, करेक्ट। सो दिस इज माई बेसिकली सेकंड प्लेन जिसको मैं ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला इन दैट केस आपका जो भी ओ यहाँ पे जैसे ओ ए लिया है ना तो ओ एल है, करेक्ट। तो जिसको मैं ओ एल, ओपी नहीं, दिस इज माई ओ एल। जो मेरे ओ एल की वैल्यू होगी वो ए टाइम्स समथिंग होल नंबर होगी। तो आई हैव टू यूज अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो वन से लेके जीरो नहीं हो सकती, आपको पता है वन नहीं हो सकती अगर प्लेन बड़ा है, क्योंकि प्लेन बड़ा, अगर प्लेन को मैं ओवरलैप कर देता तो होल नंबर मतलब वन आ जाता। अगर प्लेन बड़ा है तो टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। तो इनका कहने का मतलब ये था। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो any faces of a crystal system with unit cell axis, unit cell axis मतलब यही जो यूनिट प्लेन है उसकी जो एक्सिस है उसके जो इंटरसेप्ट है एबीसी आर आइदर इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट, जो हमारे पास बात करी हमने, जो अगर मैं ऐसा प्लेन बनाऊं जो ओवरलैप करे, या फिर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द यूनिट प्लेन। तो इसका मतलब यह है नथिंग बट जस्ट, अगर मैं ओ एल की बात करूं, अगर मैं ओ एम की बात करूं, अगर मैं ओके की बात करूं, ये कुछ नहीं है, ये बी सी टाइम्स सम होल नंबर आएगा। तो जो भी मैं नेक्स्ट पॉसिबल प्लेन बनाऊंगा यूनिट प्लेन से, यूनिट प्लेन कोई भी मैं बना लूं उसकी कुछ मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। अब उससे बड़ा जब मैं प्लेन बनाने जाऊंगा, या तो उससे डबल उससे ट्रिपल, जो भी मैं बनाने जाऊंगा वो डिपेंड करेगा मैंने कितने डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट रखे हैं, ठीक है। अब जो भी मैं डिस्टेंस ले पाऊंगा वो वही ले पाऊंगा जो इसका मल्टीपल होगा। सिंपल भाषा में ओ ए जो भी मेरा अब नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट होगा वो ए का वो होगा, दैट इज माई क्या बोलते हैं, जो भी मेरा नेक्स्ट इंटरसेप्ट होगा वो मेरा ए का मल्टीपल होगा। जो भी मेरा नेक्स्ट वाई इंटरसेप्ट होगा वो मेरा बी का मल्टीपल होगा। मल्टीपल पता है ना, टेबल पढ़ लीजिए आप, कहीं पर भी पढ़ लीजिए आप, यहाँ 10 तक नहीं, क्योंकि 10 तक ही नहीं, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 100 भी हो सकती है, ठीक है। जो है वो सी का मल्टीपल, तो समथिंग लाइक इंटीग्रल मल्टीपल मैं बोलता, बट यहाँ पे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहे तो इसीलिए आप समझ लीजिए होल इंटीग्रल या होल नंबर इंटीग्रल, आप सॉरी होल नंबर इंटीग्रल क्या बोल रहा हूँ, होल नंबर मल्टीपल, हाँ तो होल नंबर मल्टीपल होगा, दैट इज सिंपल, ठीक है। ये यहाँ पर बात करी। तो थोड़ा सा अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसके बारे में लिख भी सकता हूँ, बाकी प्यूरी शर्मा आप सभी देख सकते हैं, पढ़ी हुई थी आई थिंक, टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है, वहां से पढ़ लीजिएगा, या केएल कपूर है उसमें भी आई थिंक, ये वहां से आप रीड कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट स्टेट? इट सिंपली स्टेट्स कि हमारे पास जो रेशियो होगा किसका, ऑफ एनी फेसिस ऑफ अ क्रिस्टल, रेशियो ऑफ एनी फेसिस ऑफ अ क्रिस्टल विद यूनिट सेल एक्सिस। तो यूनिट सेल एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे दी, यूनिट सेल इज वही सिंपल जो हमारा प्लेन था, ए बी सी आर आइदर इक्वल टू देम, मतलब आइदर इक्वल टू ए बी सी। पहली चीज मैं आइदर वाला पॉइंट लिख रहा क्योंकि वो मैंने समझा दिया कि मैं ओवरलैप कर दूंगा, या फिर तो मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू, तो समझ लीजिएगा अब या तो वो इक्वल होंगे किसके, ए बी सी के ही, या फिर वो इक्वल होंगे सिंपली सिंपल होल नंबर मल्टीपल के, मल्टीपल ऑफ यूनिट प्लेन, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर बातचीत हो गई। तो और एक और चीज उन्होंने बताई थी कि एक या दो इंटरसेप्ट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और उन्होंने बताई कि वन और टू इंटरसेप्ट में भी इनफाइनाइट। सर इसको आप जरा एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे? तो या यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं एक ऐसा प्लेन ले लूं जो कभी जेड एक्सिस को ही ना कट करे। अच्छा सर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया, तो क्या होगा? तो सर इसका मतलब आप पता क्या कह रहे हैं, इसका मतलब आप शायद ये कह रहे हैं कि आपने जो प्लेन लिया है वो पैरेलल टू जेड एक्सिस लिया है। बिल्कुल सही, जिसने इस बात को पकड़ लिया वो बिल्कुल सही जा रहा है कि मैंने एक ऐसा प्लेन ले लिया जो पैरेलल टू जेड एक्सिस है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही, आई थिंक ये सही रहेगा, हाँ। ये मेरी कुछ जेड एक्सिस जा रही होगी तो मैंने, या फिर मेरे पास, हाँ हाँ इसमें ना, इसमें देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं, ये बेसिकली मिलर मिलर इंडस्ट्रीज है, इस पर मत जाइएगा, इसकी वैल्यूज पर मत जाइएगा। अगर मैं इसमें से समझाऊं तो किस में से समझाना बेटर रहेगा? सो इसमें देखूं मैं अगर, सो दिस इज माय बेसिकली एक्स एक्सिस क्या लिया इन्होंने, एक तो ये कंफ्यूजन है शायद, आई थिंक ये एक्स ली होगी, ये वाई ली होगी, ये जेड ली होगी। लेट मी जस्ट सी कि यार इन्होंने एक्सेस कौन सी लिया, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना समझाने में, तो या फिर मैं बुक से देखूं, बाद में देखते हैं इसको अभी देखते हैं, मतलब आगे जस्ट वील सी, इसको मिलर इंडस्ट्रीज के टाइम पर ही देखते हैं। तो मैं उसमें भी समझा ही दूंगा जब मैं इनफाइनाइट वैल्यू समझा रहा हूँ। तो वन और टू इंटरसेप्ट, या एक से ज्यादा, वन और टू इंटरसेप्ट, उनकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है इफ फेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट कट, डजंट कट वन और टू एक्सिस।
तो अगर मैं ऐसा प्लेन ले आऊं जो जेड एक्सिस को कभी कट ही ना करे, जो जेड एक्सिस को कभी कट ही ना करे, तो इन दैट केस क्या होगा? तो सर इन दैट केस सिंपल सी बात है, वो होगा कि वो अगर कट ही नहीं कर रहा तो मैं इमेजिन कर लूंगा कहां पर कट कर रहा है। सर आप इमेजिन कर लिए कि वो जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कर रहा है, तो मान लीजिए बहुत ऊपर जाके कहीं ना कहीं कर रहा होगा, मतलब हाइपोथेटिकल समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ कि अगर कोई चीज कट ही नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस मान लीजिए आपने पैरेलल टू जेड एक्सिस बना दिया, तो पैरेलल टू अगर कोई भी चीज में जेड एक्सिस बना दूं, सो दैट मीन्स वो जेड एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगी। और अगर वो उसको कभी कट नहीं करेगी तो क्या होगा? तो सर सिंपल सा मतलब ये है, ये होगा कि आप मान लीजिए कि वो जेड एक्सिस को इनफाइनाइट पे कहीं जाके कट कर रही हो, तो इसका ये मतलब है सिर्फ। अब अगर हम बात करें मिलर इंडेसिस के, तो मिलर इंडेसिस के बारे में मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? आपको बोल देंगे कुछ मिलर इंडेसिस दे देंगे और आपको बोलेंगे भाई इसको कन्वर्ट, सॉरी आपको इंटरसेप्ट दे देंगे और बोलेंगे इसको कन्वर्ट करिए मिलर इंडेसिस में। तो आप कुछ नहीं करिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको ऐसी कुछ वैल्यू दे देंगी, आपको बताए एबीसी क्या है, यूनिट प्लेन के वो हमारे जो भी होते हैं क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेन के वो इंटरसेप्ट। ठीक है, अब 2 3 क्या होगा सर? इसका मतलब जो है वो एक ऐसा प्लेन है जिसमें अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें वो ट्वाइस है, ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेन का जो इंटरसेप्ट था। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक टेबल टाइप बनाते हैं, हर बार इसको करते हैं। ए बी सी लिखा आपने, इनके वो लिख दीजिए कोफिशिएंट्स, तो 2 3 1। अब इनका रेसिप्रोकल करिए, कर लिया। एलसीएम लेना आता है? हाँ सर आता है। जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लीजिएगा, तो सर 6 आ रहा है, बढ़िया। सबको 6 से मल्टीप्लाई करिए, कर दिया सर। ये आपका आंसर। सर आपने गलत दिया, यहाँ पर आप इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आंसर है। देखो ना एक सेकंड, 1 2 3, सो आई थिंक मेरे 6 से, हाँ तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सर क्या करा है? कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पर सिंपल इंटरसेप्ट। जो मिलर इंडेसिस है ना, जो मिलर इंडेसिस जो हम बात करेंगे वो क्या होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट। अब ये क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा समझा दूंगा, बट जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा समझाने का है नहीं। तो मिलर इंडेसिस क्या होते हैं? दे आर समथिंग विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट, करेक्ट। तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर मैं इनको एक होल नंबर वैल्यू में लाने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं हर चीज का मिलर इंडेसिस निकालूंगा। आपको यही निकालने के लिए बोलेंगे कि आपको ए बी सी की कुछ वैल्यूज दे देंगे और आपसे बोल देंगे कि भाई मिलर इंडेसिस निकालो। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स जिनको एच के एल बोलते हैं, मतलब दिस वैल्यू सेट टू बी एच, दिस इज के, दिस इज एल, करेक्ट। ठीक है, देन टू डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन in a crystal, Miller indices of a phase crystal are inversely proportional to the intercept of that phase of various axes. Procedure for determining, यहाँ पर दे रखा है, आप कॉलम टेबल बनाइए, यूनिट सेल एक्सिस जो है वो टॉप पर लिख दीजिए जैसे एबीसी लिख रखा था, फिर सभी में इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज है वो लिख दीजिए। ठीक है, फिर इन्वर्ट कर दीजिए ऑल नंबर्स को, फिर क्लियर फ्रैक्शन कर दीजिए टू ऑब्टेन दिस। ठीक है, ये सभी काम आपको करने हैं और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ मिलर इंडेक्सेस और कुछ प्लेन्स का मैं फोटो लेके आया था मतलब गूगल से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में ये सारे मिलर इंडेक्सेस दिए हुए हैं। तो अगर इन मिलर इंडेक्सेस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो किसका रेसिप्रोकल होता है सर? इनफाइनाइट का, करेक्ट। तो जीरो हमारे पास जो है बेसिकली इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो क्या रही होगी? इनफाइनाइट। तो इस तरीके से वी कैन सी कि हाँ यहाँ पर तो आप ये बोल सकते हैं कि मिलर इंडेक्सेस में आपको जो है जीरो जब भी मिलेगा तो इसका मतलब वही चीज वो आपके क्या है, बेसिकली जो वाई एक्सिस के यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज वाई एक्सिस को ये कट नहीं कर रही होगी ये चीज। तो वाई एक्सिस को अगर मैं देखूं ये कट नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे? अगर इसकी मैं बात करूं ये वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो ये वाली मेरी जो है एक्सिस आएगी, ये एक एक्सिस आएगी, ये एक एक्सिस आएगी। तो इसको इमेजिन करिए किस तरीके से आप किसी रूम में बैठे होंगे, आप इमेजिन करिए किसी भी एक जगह से, मान लीजिए किसी भी एक फेस से, ट्यूब के फेस का नीचे ये दिख रहा है ना, इससे इमेजिन करिए सामने वाले पर ही आ रहा है, सामने वाली दीवार पर आ रहा है। तो आप जहां पर भी बैठे हैं ना, आप जहां पर भी बैठे हैं एकदम सामने देखिए, वहां सामने नीचे लाइन दिख रही है, मतलब कोई वो जहां पर भी दीवार, सामने जो दीवार है उस दीवार के एकदम नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन पर, उस नीचे वाली लाइन से आपके जो ऊपर जहां पर भी अगर आप कमर लगा के बैठे, आई होप आप बीच में कमरे में कहीं नहीं बैठे होंगे, आप साइड में कहीं जो तकिया वकिया लगा के दीवार से टेक लगा के बैठे होंगे, तो आप सामने देखिए, एकदम सामने आपको जो दीवार दिख रही होगी उसके नीचे एकदम वो दिख रहा है जो एकदम नीचे ग्राउंड है, वहां से देखिए। और ऊपर जहां पर आपकी जो आप जिस दीवार पर बैठे हैं, मतलब दीवार पर नहीं, जिस दीवार के सहारे बैठे हैं उसके ऊपर देखिए, तो वहां कोने से लेके नीचे वाले कोने तक आपका एक प्लेन जा रहा है।
इस तरीके से आप इमेजिन करिए, ठीक है। अब उसके बारे में इन्होंने क्या बताया है कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने बोला है कि ये वाई एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है ये प्लेन। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्लेन हमारा है ये वाई एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा होगा, तभी हमारे पास इसके मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बताता है। बाकी सिंपल सी बात है, ये तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि ये क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है। आपसे क्या पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि बताओ मिरर इंडेक्सेस निकालो। तो अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, वो शायद यहाँ नहीं ली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो 2 - 3 और 1 ऐसे ही मैंने एग्जांपल ले लिया। आप सिंपल रेसिप्रोकल करेंगे, आपको पता है आपका आंसर 2 3 - 2 6 आ जाएगा। तो इस केस में हो सकता है आपको मिलर इंडेक्सेस कुछ इस तरीके से दिखाएं। तो आपका जब भी नेगेटिव वैल्यू होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है बार लगा दें, डैश। ये जो बार है इसका मतलब ये जो आपका मिलर इंडेक्सेस है ना, उसका मैग्नीट्यूड वो जो है वो, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। और ये आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अवर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं समझाऊं तो जैसे आप समझ लीजिए ये हमारे पास सेंटर में कौन सा लूं, कोई भी एक प्लेन ले लीजिए। उस प्लेन का एक्स कॉमा एक्स वो सॉरी 0,0,0 पता है ना क्या होता है सर, 0,0,0 का मतलब है कि आपका जो वो है दैट इज, आप उसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन की। ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, तो ये आपको प्लेन दिख रहा होगा कुछ 3D। तो मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, बाहर की तरफ, मान लीजिए मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ एकदम, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर मैंने इस प्लेन से यहाँ कोऑर्डिनेट पर दैट इज ओरिजिन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस प्लेन से मैं ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करूंगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मैं बोलूंगा दैट इज कि जो मेरा वो है प्लेन, वो कितना दूर है मेरे ओरिजिन से या एक्सिस से भी। वैसे ओरिजिन से हम बेटर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की अब हम बात कर रहे हैं, उसका सिंपल सा सीधा फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। उसकी डेरिवेशन पर आई डोंट थिंक हमें जाना चाहिए, वरना जा भी सकते हैं। वो आता है आपका कोसाइन रूल होता है ना, शायद आपने पढ़ा हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। तो उस तरीके से कॉस लगाते हैं हम हर तरफ से, पर मैं नहीं चाह रहा क्योंकि शायद उसकी डेरिवेशन है भी नहीं। अगर होगी तो वो सवाल वाली वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस ये मेरा एक प्लेन आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेता हूँ ये इसका सेंटर कुछ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है डी। उस डी डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना है तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है 1/d² इज इक्वल टू h² बाय a² प्लस k² बाय b² प्लस l² बाय c²। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। h के l क्या है, आपके मिलर इंडेक्सेस। abc क्या है, आपके जो है वो इंटरसेप्ट वैल्यूज हैं। और बाकी क्या पता नहीं क्या, तो और ये एबीसी क्या है, ये बेसिकली आपके इंटरसेप्ट हैं। तो कोई भी अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, तो क्रिस्टल अगर मैं ये बात करूं, जो प्लेन है ना, बेसिकली प्लेन आप समझ लीजिए एक आपकी ज्योमेट्री या शेप की तो तरह है। आपको मैं अगर क्यूब की बात करूं, तो क्यूब इज ऑल्सो समवॉट लाइक ऑफ अ 3D प्लेन। आप उसको बोल सकते हैं क्यूब को कि एक समवॉट 3D प्लेन हो सकता है क्यूब। और क्यूबॉइड भी 3D प्लेन। ऐसे जितने भी हमने क्रिस्टल लैटिसेस पढ़े ना, ये सारे इसको हम सॉर्ट ऑफ प्लेन ही बोल सकते हैं, ये 3D प्लेन ही है। इतना एक्यूरेटली मतलब मैं पक्का नहीं बोल पा रहा हूँ, पर जितनी मेरी इंट्यूशन है, जितना मैं समझ पाया हूँ कि ये जो शेप्स हैं, अपनी समझ से बोल रहा हूँ, ये कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता हो भी सकता है गलत हो। ये शेप्स जो है आई थिंक दे आर समवॉट लाइक अ प्लेन। ये सारे के सारे शेप्स ही इनको हम प्लेन मानते हैं कि यार ये जो क्यूब है, जो हमारा क्रिस्टल है, वो क्यूब से मिलके बना है। तो एक क्यूब जो होगा, जो क्यूब हमने पढ़ा था ना, यूनिट सेल जो होगा बेसिकली, वो यूनिट सेल को हम एक प्लेन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ पढ़ के थोड़ा बहुत। ये अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब इतना ही मुझे समझ आया। तो यहाँ पर तभी एबीसी क्या है, यहाँ पर दीज आर द साइड लेंथ्स। तो अगर मैं किसी क्यूब की बात करूं, तो कोई क्यूब मैं बना रहा हूं, या क्यूबॉइड ले लीजिए, क्यूब में तो क्योंकि सारी लेंथ बराबर नहीं। तो अगर मैं कोई क्यूबॉइड बना रहा हूं, तो क्यूबॉइड को मैं एक प्लेन मानूंगा, और उसकी जो साइड लेंथ है वो बेसिकली वो चीजें हैं जहां जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कट कर पा रही हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो मैं अगर थोड़ी और अच्छी तरीके से समझाऊं, यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छे से समझ में आया है। तो अगर मैं किसी क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा मान रहा हूँ मैं जेड एक्सिस, ये मैं मान रहा हूँ अपना एक्स एक्सिस, ये मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस। तो ये जो क्यूबॉइड है ना, ये बेसिकली हर तरफ कट कर रहा है इस हमारे उसको, दैट व्हाट डू वी कॉल इट, इस हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो दिस इज व्हाट आई एम एबल टू इमेजिन। और यहाँ पे मैं इसको वो पूरा वो कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा एक प्रॉपर प्लेन। आई थिंक दिस इज समवॉट रिलेटेड विद जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक 3D प्लेन बन जाएगा। और प्लेन्स बाकी इतना ही मतलब मैं समझा पाता हूँ आपको। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मैं समझा दिया। तो साइड लेंथ है आपकी, तो अगर मैं क्यूबिक सिस्टम ले लूँ तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। टेट्रागोनल ले लूँ तो ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। और ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो मैं बता दूं, दिस इज बेसिकली फॉर ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि सारी लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक, करेक्ट। और बराबर किसमें होती है, क्यूब में हमें लेना होगा ए बराबर बी बराबर सी, क्यूबिक सिस्टम में ए बराबर बी बराबर सी। और टेट्रागोनल में दो लेंथ को बराबर लेना होगा बस।
टेट्रागोनल लिख देते हैं ये भी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, इसमें आपको हो सकता है मिलर इंडेक्सेस वगैरह दे दें और आपको डी डिस्टेंस दे दें, मतलब डिस्टेंस इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस बिटवीन प्लेन कुछ भी दे दें, और आपसे मान कह दें कि क्यूबिक सिस्टम है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और आपसे साइड लेंथ निकलवा लेंगे। साइड लेंथ निकालने को नहीं बोलेंगे, पर वो आपको डेंसिटी से रिलेटेड बोल देंगे कि डेंसिटी ऑफ दिस 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 इज दिस, आप या फिर डेंसिटी निकलवाने को बोलते हैं। तो आपको डेंसिटी के लिए यहाँ पर साइड लेंथ लगाना पड़ेगा। आप डेंसिटी कहाँ है, तो हमने बात कर रखी है डेंसिटी की सारे सिस्टम में अलग अलग, तो किस तरीके से डेंसिटी का फॉर्मूला है, हर तरीके से वो बात करी रखी हमने। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लगाइएगा और फिर आंसर पाइएगा। तो उसके लिए आपको साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो साइड लेंथ के लिए आपसे ये लगवा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी न्यूमेरिकल की तो हम टेंशन लेते नहीं, क्योंकि सवालों वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल्स हो कोई भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी सवालों को हम उनमें डील करेंगे ही करेंगे। तो एक और लॉ था बेसिकली हमारे पास जिसको लॉ ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो लॉ ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सिमेट्री, वो स्टेट करता है कि जो हमारे ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, जितने भी क्रिस्टल हैं, जितने कोई एक सब्सटेंस है मेरे पास, उसके जितने भी तरीके के मैं क्रिस्टल्स बना सकता हूं, दे पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे मैं इस लॉ के बारे में तो नहीं लिख रहा, क्योंकि आई डोंट थिंक लॉ ऑफ सिमेट्री, तो एलिमेंट्री आइडिया के बारे में बोला है। तो ये बेसिकली तीन तरीके की हमारे पास सिमेट्री होती है। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको प्यार से पीओएस बुलाते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास आपको अलग ही पता लग रहा है नाम से कि एक ऐसा प्लेन आएगा जो किसी भी क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल सा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है। तो क्या होगा, आपका जो है एक जो भी चीज, आपका जो भी दो, आपका जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज होंगी। ये इसमें खास बात होती है। तो खास बात क्या है इसमें कि ये जो हमारे पास होती है, दे आर एक्चुअली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये इसकी बात होती है। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा क्योंकि एलिमेंट्री आइडिया है ना। बाकी सवालों में जरा सा देखेंगे कि यार क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीजों पर हमें अटैक करना चाहिए, वो देखेंगे। देन सेकंड चीज जो आती है वो हमारे पास आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि कोई ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट में जाऊं तो मुझे सिमेट्री मिल जाए। तो मतलब जैसे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैं जो है वो कट करता हुआ आऊं, तो वहां से मैं जो है उस क्रिस्टल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं। देन हमारे पास आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको सीओएस लिखते हैं। मतलब मैं अगर सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे गया तो मुझे कोई स्ट्रक्चर या कुछ पर्टिकुलर वो मिला, तो बेसिकली मैं सेंटर से काट दूं, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो ये हमारे पास एलिमेंट्री आइडिया है। तो इसका देखना पड़ेगा मुझे कि यार सवाल किस तरीके से आया और कितना बताना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे या तो वीडियोस में देख लेंगे या फिर अपने क्वेश्चन वाली वीडियोस में। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, क्योंकि एलिमेंट्री आइडिया और बाकी आई डोंट रिमेंबर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देख लेंगे इसको भी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिमेट्री को क्रिस्टल्स में अगर करना हो तो फिर पूरा करेंगे। फिर मतलब बहुत तरीके की होती हैं ये, फोर पीओ फी मतलब अलग अलग एंगल्स पे बात करते हैं। फिर एन की वैल्यूज आती हैं कुछ, बेसिकली 360/थीटा होता है एक इसका फॉर्मूला। अलग अलग तरीके की फिर ये चीज होती है, तो उस पर बात करनी होगी तो कर लेंगे, बट अभी मुझे नहीं लगता करनी चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन आ रहा है। इसके आगे के जो एक दो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। जैसे मिलर इंडेक्सेस पे पक्का सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है, उसी तरीके से डिफ्रैक्शन के भी बारे में चीज हो सकती है। तो डिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, दिस इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। सर लाइट की तो बात नहीं, हाँ बेटा, तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ आप बोल सकते हैं लाइट का वेव नेचर में मान सकता हूँ। तो एक्सरे इज बेसिकली क्या है, एक तरीके की हमारे पास वेव्स ही है। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स, और कब, ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल, किसी चीज से टकरा के ये जो है बेंड हो रही है, ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने एक लाइट पास कराई, जो आपको शायद याद आ रहा हो वाईडीएसी बचपन में अपने क्लास 11-12 में फिजिक्स सब पढ़ के आए होंगे, तो वहां पर हुआ था कि आप लाइट यहां से भेज रहे थे, इससे टकरा के ये बेंड हो जाती थी, थोड़ी सी यहां से टकरा के बेंड हो जाती थी। और उसकी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जो भी हमारी लाइट वेव होगी उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी। तो जो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हो वो इस डिस्टेंस को मैं अगर ए बोल रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है। तो जो हमारे पास कोई भी लाइट रे है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, अगर वो अपने ही वेवलेंथ के बराबर के लोगों से टकरा के बेंड हो जाए, कंपेरेबल वैल्यू पर अगर टकरा के बेंड हो जाती है, तो हमें डिफ्रैक्शन प्रॉपर पैटर्न शो होता था। आप देख याद होगा कि यहाँ पे आपको रिंग्स ही दिखती थी, यहाँ पर अलग अलग रिंग्स हमें नजर आती थी। तो ये होता था, और ये इसका रीजन क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी बात करें तो जैसे ये आप एक वेव देख लीजिए, एक और में इसी आइडेंटिकल वेव लिया है जो सेम फेज में, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो आपको पता है रिजल्टिंग वेव जो है वो बड़ी बन जाएगी। सिंपल सी चीज है। अगर यहीं पर मैं इसका उल्टा कर देता, सर क्या उल्टा कर देते, जैसे बेसिकली मैं
इस वाली वेव को लिया था तो इन दोनों को टकरा था, तो जो मिलता है वो आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, या फिर आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनका जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो कम हो जाता है। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का यही बेसिक मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिशन हो जाता था, और डिस्ट्रक्टिव मतलब जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाता था हमारी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड वगैरह है उनका। ठीक है, तो यही चीज हम इसी वजह से जो है डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वो जो है बेसिकली डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो आता था। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो सॉलिड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने खतरनाक चीज नोट करी। इन्होंने देखा कि डिफ्रैक्शन जो है वो क्रिस्टल्स में भी पॉसिबल है। हमने कहा कैसे भाई? तो उन्होंने बोला कि आपको उसका वो पता है बेसिक क्या होता है डिफ्रैक्शन का? हमने कहा हाँ भाई, कि अगर जो वो भी है, जो भी वेव लेंथ है, जो भी लाइट है, जैसे बेसिकली एक्सरे की बात कर रहे हैं हम, बट कोई भी अगर वेव ऐसे ऑब्स्टेकल से टकरा रही है जिसका जो लेंथ वगैरह है वो, या जिसके जिन दो ऑब्स्टेकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या जिस भी जगह से वो पास हो रही है, उस एरिया की जो लेंथ, उस एरिया की लेंथ कर रहा हूँ, उस जगह की जो लेंथ है, वो लगभग अगर उसकी वेवलेंथ के बराबर होगी तो डिफ्रैक्शन होगा। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही बोला। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन साइंटिस्ट ने बोला, क्या नाम था इनका, जर्मन साइंटिस्ट एम वॉन लॉ ने बोला, जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं आपको बताता हूँ, आपने बात बिल्कुल सही बताई, मैंने एक्सरे की मुझे वेवलेंथ पता है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा मुझे एक्सरे की वेवलेंथ पता है, साथ साथ मुझे ये भी पता है कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है ना क्रिस्टल के बीच में, हो गया। मैंने कहा ठीक है, आपको पता होगा, अच्छी बात है, मतलब आप साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने बोला भाई बात यह है, जो एक्सरे की वेवलेंथ है और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है या इंटरप्लेनर डिस्टेंस है क्रिस्टल का, भाई वो लगभग लगभग सेम है। तो मेरे दिमाग में जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने फौरन बोला कि अच्छा इसका मतलब वहां से डिफ्रैक्शन होगी। उन्होंने कहा बस मैं यही बताना चाहता हूँ। तो जिसने भी ये बात प्रेडिक्ट कर ली तो मतलब हो गया कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है वो किसके ऑर्डर के अराउंड होती है, अबाउट द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इन क्रिस्टल। और इसी वजह से उन्हें अवार्ड भी मिले थे भाई, काम ही ऐसा करे उन्होंने। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स, उन्होंने बताया कि अगर हम किसी क्रिस्टल पे एक्सरे को पास करेंगे तो क्रिस्टल में डिफरेंट, वो बेसिकली क्रिस्टल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स हैं, अलग अलग प्लेन्स हैं उसमें। फिर वो सारी बात हमने कर रखी है थोड़ी बहुत, जो बेसिक देख रखा है। उन प्लेन्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, अगर उनके बीच में से जाए, फिर अचानक से एक पार्टिकल मिल जाए, कोई उससे टकराए, फिर ऊपर जाएगी, मतलब जो भी टकरा के जहां भी जाएगी, फिर उस कहीं और से कोई और सी वेव होगी, कोई और सी एक्सरे होगी, किसी और पार्टिकल से टकरा के कहीं और जाएगी। फिर हम देखेंगे जैसे ही अगर उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमें कुछ ना कुछ रिंग वगैरह, फ्रिंज जो भी है वो देखने को मिलेगी। तो फिर उन्होंने, भाई ब्रैक साहब है, उन्होंने इस बात से वो मोटिवेट हुए, उन्होंने कहा कि अब मैं काम करना शुरू करता हूँ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर। और जो इन्होंने करा वो आप सभी की आंखों के सामने और आपके सिलेबस में डाल दिया गया है कि चलो बेटा आप इसकी डेरिवेशन वगैरह एग्जाम के लिए तैयार करो। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास हो गया एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट ब्रैक्स लॉ की। तो ब्रैक्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्रिस्टल में हमारे पास, ये मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन, आप बोल सकते हैं वो, हाँ आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस है बेसिकली दो क्रिस्टल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस बेसिकली प्लेन्स के बीच का। तो अब मान लीजिए कोई एक्सरे आई, क्योंकि ये कंपेरेबल साइज का, इससे टकरा के चली जाएगी। अब मान लेते कोई एक्सरे आ रही होगी इधर उधर से, वो यहाँ से आके निकल के इधर टकराई और ये चली गई। ये दोनों लोग पैरेलल है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से मैं एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, इन दोनों ने साथ सफर शुरू करा। मतलब सात सफर शुरू करने का मतलब है, सात सफर शुरू करने का ये मतलब है, जब मैंने इस रे को छोड़ा तभी ये रे निकली। तो दोनों एक्सरे जो है वो सेम टाइम पर सेम जगह से और ऐसी सोर्स से निकली है, या एक ही सोर्स से निकली है जिसकी वेवलेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। तो साथ इन्होंने सफर करा। ये देखिए यहां तक ये साथ रहे, कहां तक, यहां तक देखिए, ये आगे आते रहे। अब मैं यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ उसके, यहां तक ये साथ रहे होंगे, बट यहां से टकरा के ये ऊपर चला गया, करेक्ट। अब ये ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, बट ये जो थी ये पहले यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, और फिर इसके बाद आ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर टू है, नंबर वन है, नंबर वन और नंबर टू साथ निकले थे, क्योंकि नंबर वन पहले टकरा के किसी से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, नंबर टू थोड़ी बाद में हुई। तो अगर मैं देखूंगा ये साथ निकले थे, क्या ये दोनों एंड तक साथ होंगे? नहीं सर, कुछ जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे। कुछ आगे पीछे होने का क्या मतलब है कि इनके फेज में डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ये लोग साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, तो ये जैसे हैं आइडेंटिकल वैसे ही दिखेंगे। बट अब क्या हो गया, ड्यू टू सम रीजन इसको मैंने
मतलब सेम डिस्टेंस सेम जगह से जा रहे थे तो सेम गली से गुजर रहे थे तो ये होगा। इसको मैंने दूसरी गली से भेज दिया, तो दूसरी गली से भेजने का मतलब ये होगा, क्योंकि ये वेव आगे तक भी चलेगी, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लिए, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर लिए, वो आप कर सकते हैं। तो ये आगे पीछे होगी तो क्या होगा, ये जो वेव है ये सीधी सीधी जाती रहेगी, बट ये जो वेव है किसी और गली से गई और फिर बाद में आके इसके आसपास आई तो उसका फेज डिफरेंस, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ गया होगा। कहने का मतलब ये है, ये वेव थोड़ी सी मान लीजिए कुछ ये पीछे रह गई, जहां पर इसके जो है ये फोर्थ वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट नंबर 4, ये नंबर 4 साथ चल रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नंबर 4 पीछे होगी, क्यों पीछे होगी, क्योंकि मैंने इसको दूसरी गली से देखा, तो अब मैं देख रहा हूँ ये नंबर 4 जो है इसके नंबर 2 के साथ है। बट द पॉइंट इज, अभी भी इनका फेज डिफरेंस सेम है। फेज डिफरेंस का मतलब आप समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर टकरा रहा है, होप ये समझ पा रहे होंगे। फेज डिफरेंस में डेफिनेशन इसकी भूल गया, फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा ही लगा रहा हूँ, तो पढ़े हुए फिजिक्स काफी टाइम हो गया, आपको भी जैसे हुआ है, मतलब आपसे ज्यादा मुझे हो गया, तो थोड़ा सा मैं भूल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर जो है वो लगभग जीरो आ रहा है, ये सेम फेज में। फेज डिफरेंस कब आता, अगर मान लीजिए ये थोड़ी सी आगे आ जाती, ये आगे आ जाती, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इससे इस वाले पॉइंट पे आता, तब फेज डिफरेंस कुछ आ जाता कि अब जो है वो फेज चेंज हो गया, बट यहाँ नहीं। सो द पॉइंट इज, अगर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मेरा सेम फेज होना चाहिए ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एकदम, जो ट्रफ है वो ट्रफ से टकरा है, जो क्रस्ट है वो क्रस्ट से टकरा है, जरा से भी आगे पीछे ना हो, तभी हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव में एकदम ऑपोजिट होगा। तो कहने का मतलब यह है, जो हमारी डिफ्रैक्शन वगैरह हमने जो पढ़ा था, जो वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ा होगा, उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर एन लैम्डा का डिस्टेंस आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन, या जितनी भी दूरी है, ये जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है वो एन लैम्डा के बराबर आ जाता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसका मतलब ये था कि अगर मेरा डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल हो गया, और लैम्डा क्या होता है अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप सभी को पता होगा, दिस इज बेसिकली माई लैम्डा। अगर किन्हीं दो वेव्स में लैम्डा का या 2 लैम्डा का या 3 लैम्डा का डिस्टेंस है और वो आइडेंटिकल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी, वो सेम फेज में होंगी? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर कोई कहे नहीं लैम्डा बाय 2 का, तो लैम्डा बाय 2 के अगर मैं बारे में बताऊं तो लैम्डा 2 मतलब ये डिस्टेंस, मतलब दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, आप समझ लीजिए, फेज डिफरेंस बेसिकली बोलते हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेव है वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, तो यहाँ पर ये उल्टा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया याद रहा हो, क्योंकि मुझे जितना अंदाजा लग पा रहा है, आपको वेव ऑप्टिक्स तो आप पढ़ के आए हैं सारे, और थोड़ा बहुत आपको समझ में आ पा रहा होगा, जो आप थोड़ी सी रिकॉल करनी होगी चीजें बहुत अच्छे से। मुझे पता है मैं समझा नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने सोचा तो नहीं था कैसे समझाऊंगा, बट एकदम से आ गया तो मैंने कहा चलो कोशिश कर लेते हैं। तो ये मैंने कोशिश करी, ठीक है। अब आते हैं अपनी जो ब्रैग्स लॉ की डेफिनेशन चल रही थी, तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लाइन के हिसाब से बना दूं, तो ये मेरी एक लाइन है जो ऊपर वाली है, ये नीचे वाली लाइन है। ऊपर से एक वेव, पहले मेरी जो ऊपर वाली वेव है मैं उसको टकरा के भेज रहा था, ये आई यहाँ से टकराई और मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। बेसिकली ग्लांसिंग एंगल की बात होती है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये एंगल आपका ग्लांसिंग एंगल होता है। जो भी एक्सरे आई है जो प्लेन के साथ एंगल बनाएगी उसको हम ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, और यहाँ पे प्योरली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होते हैं, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाता है। अब दूसरी जो रे आई एकदम उसकी पैरेलल थी, वो साथ शुरू हुई थी, बट साथ शुरू होने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ तक तो वो साथ है, बट इसके आगे यहां तक ये चली गई, फिर यहां तक ये चली गई, अब यहां से ये साथ आएगी। तो ये जो हमारी रहे, ध्यान से सुनिएगा, पहले ये लोग साथ थे, कहां तक साथ थे, जहां तक मैंने बताया, यहां तक ये लगभग आप बोल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक वो साथ आए होंगे। यहां से चलो, ये आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस जो होगा डी, अगर इसको बोलूं तो ये भी डी होगा, तो डी डिस्टेंस तक इन्होंने चला साथ सफर। अब डी डिस्टेंस के बाद ये टकरा गए, मुड़ गई, बट ये नहीं मुड़ी, ये पहले आगे यहाँ चली, फिर आगे इतना यहां से चली, तब जाके ये इसके साथ आई, मतलब ये जो नंबर 1 रही है थोड़ी आगे निकल चुकी होगी, मतलब इनके फेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एकदम मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, दिस इज माई डिस्टेंस डी है, और डी को मुझे निकालना है तो सिंपल सा 1/d² बराबर h² प्लस वही वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो हमने पढ़ा था इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। ठीक है, अब तो एंगल की बात यहाँ पर चल रही थी, तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दो पैरेलल लाइंस को अगर मैं देखूं उन दोनों के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं तो वो परपेंडिकुलर ही आएगी। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो कैन एन इवन टेल की मैं इसको अगर पॉइंट को क्या नाम दूं, ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं। जो मेरा नीचे वाली वेव है, जिसको मैं वेव 1 वेव 2, जो नीचे वाली रे है एक्स रे, उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, आप इन टर्म्स ऑफ बीसी वगैरह बता सकते हैं? तो कोई भी कहेगा हाँ यार बिल्कुल आसान सी बात है, ये पहले बी और ए तक तो साथ रहे थे और ये लगभग लगभग पैरेलल ही है, तो ए भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां तक वो जो है वो चले होंगे, तो ए बी के साथ साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अब सर ए बी आपने गलत लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया। सो द पॉइंट इज यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है दैट इज बी सी,
ये जो BC है उसमें मैं जब CD ऐड कर दूंगा, दिस इज माई BC, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, हाँ, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, हाँ। अब इसके बाद ये हो सकता है 7 आ गए हो, तो AB प्लस CD जो है दिस इज बेसिकली माई फेज डिफरेंस। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको बेसिकली फेज डिफरेंस थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ये होता है पाथ डिफरेंस। हाँ, पाथ में कितना डिफरेंस, अब जरा सही बात पकड़ी मैंने, पाथ डिफरेंस के पाथ में कितना डिफरेंस आ गया, पाथ से आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको मैं CI लिख रहा हूं, मैंने जस्ट बताया है वो n लैम्डा के इक्वल है। तो BC प्लस CD बराबर मुझे n लैम्डा करना है। अब जरा देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती हो, मतलब आती होगी वो, तो ये थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये आपका थीटा हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है कोई सा? नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो रहा, सॉरी, यहाँ ज्यादा लाइन आ गई ना, क्योंकि अलग है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये थीटा है, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या बेसिकली आप इसको देख लीजिए, दिस विल बी और 90 माइनस थीटा, और ये नहीं यार, ये सॉरी, मैंने थीटा सही लिया है, पहले मैं ये चेक कर लूँ। ये एंगल ऑफ बैलेंसिंग इसको हम बोलते हैं। तो क्या यही एंगल हमें गिवन होता है, ये ऊपर वाला? मेरे हिसाब से ये तो नहीं होता, शायद ये एंगल होता है। लेट मी जस्ट चेक कि ये एंगल थीटा होता है या कौन सा होता है। एक बार हमारा डायग्राम भी तो होगा क्या हमारे पास, देखता हूँ। दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है, करेक्ट, ये सही लिया मैंने। ये अगर थीटा है, और हमारे पास जो है वो ये थीटा ही है ना, हाँ थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसी के अगर मैं बात करूँ, हाँ देखिए, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये थीटा एंगल है हमारे पास, तो ये भी थीटा होगा, ये हमने बात करी थी। अगर ये थीटा है तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया था, मतलब ये 90 और ये भी 90, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये जो छोटा वाला एंगल है, मतलब जिसको मैं रेड से मार्क करने जा रहा हूँ अब जस्ट, दिस विल बी और 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी पूरा एंगल 90 था, ये पूरा 90, ये छोटा वाला 90 माइनस थीटा, तो ये डायरेक्टली थीटा हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बाकी मतलब आपसे मैथ नहीं करवाएंगे बोलो, मतलब समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे जो है आपका ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल आपका इसी के साथ साथ बेहतरीन तरीके से थीटा हो जाएगा, और बेसिकली आपके एक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं। दिस समवॉट रिलेटेड विद, आपने पढ़ा होगा ना हाइजेंस प्रिंसिपल, वही था ना वेव ऑप्टिक्स में? हाँ, वेव ऑप्टिक्स में 2 डेरिवेशन आती है, बोर्ड्स में के लिए तो पढ़ा ही होगा सभी ने हाइजेंस प्रिंसिपल। उसकी आई थिंक एक आध दूसरी डेरिवेशन थी जिसमें वेव फ्रंट वगैरह तक बात जाती थी, वो है ये सेम सिमिलर। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल ABC में आप जरा साइन थीटा लगा सकते हैं, कोई भी लगा देगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC, थीटा के सामने वाली, बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है, D, सही है, हाँ। तो BC बराबर D साइन थीटा। सिमिलरली आप ट्राइंगल AABS किसने लिखा है, ABC के साथ आप ADC में लगाइए, तो ADC में भी सेम काम होगा। तो ADC की अगर मैं बात करूं तो पेंटर को क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, पेंटर की मुश्किल से चल रहा है। तो ट्राइंगल अगर मैं ADC की बात करूं, तो इसमें भी मैं साइन थीटा लगाऊं, तो परपेंडिकुलर विल बी CD बाय D। तो CD D साइन थीटा, BC D साइन थीटा, पुट करिए, ये आपको हो जाएगा 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, खत्म हो गया डेरिवेशन। चलिए चलते हैं घर, नहीं अभी तो और क्या। तो यहाँ पे जो है 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हुई यहाँ पर। तो दिस इज योर ब्रैग्स लॉ। तो इससे क्या होगा, मुझे अलग अलग एंगल पता होंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्रिस्टल पता है क्या होगा। तो अगर मुझे क्रिस्टल का नेचर पता होगा तो मैं बता सकता हूँ डी क्या है। मुझे एक्सपेरिमेंटल भी वैल्यू मुझे पता होगी, थीटा में एक्सपेरिमेंटली देखूंगा तो वेवलेंथ निकालूंगा, तो इस तरीके से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। एन क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस। कहीं कहीं पर आपको ये ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो उस केस में आप एन की वैल्यू 1 2 3 हिसाब से रख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर। तो ये डेरिवेशन की हम बात देख सकते हैं आप इसको, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिस फिगर रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय डिस्टेंस d। तो ये लाइंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस d से सेपरेट है। सम ऑफ दीज रेज विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर प्लेट, तो कुछ रेज ऊपर से रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ नीचे से होंगे, कुछ उसके और नीचे से भी हो सकते हैं। हमने नियरेस्ट वाले की डिस्टेंस के बारे में बात करी। तो क्या होगा अब यहाँ पर, सम जो है वो थीटा से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अदर्स विल बी एब्जॉर्ब एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सक्सेसिव लेयर। कुछ जो है वो एब्जॉर्ब होके नीचे वाली लेयर से टकरा देंगी, जिनका मन जहां से करेगा। फिर ये जो है प्लेन्स ABC से मान रहे हैं, ABC एंड DF बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव बीम्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, डेल बेसिकली आपका आ गया पाथ डिफरेंस, और ये आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल, चाहे तो आप वो बोल सकते हैं एन लैम्डा। तो इसको मैंने ऐड करा, ट्राइंगल्स में साइन थीटा बीटा लगाया,
और फाइनली मैं पहुंच गया। यहाँ पे इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी भी लगा रखी है, तो कोई बात नहीं, कैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे तो कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। तो ये आपकी आ गई। तो नोइंग थीटा दिस कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये ब्रैग्स ने बता दिया। सो आई थिंक दिस वाज अबाउट ब्रैग्स लॉ, यही इतना डेरिवेशन वगैरह है। तो ये हमारी जो है, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो ध्यान रखना है एन की वैल्यूज आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आते हैं दो मेथड, दैट इज, तो ये सिंपल, इनके बारे में बात करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास, पहले हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के बारे में बात करते हैं। रोटेटिंग का मतलब क्या है, रोटेट करना। क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल को करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं सिंपल डायग्राम में समझाऊं बुक के अलावा। तो यहाँ पर एक, उसमें मैं रख लेता हूँ क्या, मतलब एक जगह क्रिस्टल रख लेता हूँ, यहाँ से मैं एक्सरे पास कराऊंगा, और यहाँ पे मैं एक रास्ता खोल देता हूँ जिससे मैं अनडिविएटेड निकाल दूंगा, मतलब जो डिविएट नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक चीज रख देता हूँ जिसके ऊपर मैं अपना क्रिस्टल रख देता हूँ। वैसे क्रिस्टल को इन सच अ मैनर रखूँ ना कि ये सामने है एकदम। तो मैं मान लीजिए ये क्रिस्टल रख दिया मैंने, ये क्रिस्टल रख दिया। अब इसके नीचे मैंने ये लगा दिया, जिस चीज पर भी रख रखा होगा क्रिस्टल मैंने। और ये जो चीज है, ये चीज है बेसिकली मेरा रोटेटिंग व्हील, आप समझ लीजिए। इसको मैं रोटेट करूंगा, तो ओमेगा मतलब एंगुलर कुछ वेलोसिटी को कैसे लिख दिया बस। तो यहाँ पर ये रोटेट करेगा, करेक्ट। तो ये मैं इसको रोटेट करता रहूंगा। दिस इज माई सिंगल क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आपको। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में वी नीड, या वी हैव, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रिस्टल के लिए होता है, मतलब मैं एक से ज्यादा तरीके के क्रिस्टल नहीं रख सकता। तो सर पाउडर पैटर्न रखेंगे, हाँ उसमें रखने हैं। तो अभी जो इसके बारे में बात करनी है कितने, तो क्या होगा, अब मैं यहाँ से एक्सरेज को एंटर कराऊंगा। एक्सरे एंटर करेगी, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ध्यान सुनिए। एक्सरे एंटर करी, क्रिस्टल में आई, तो ब्रैग्स इक्वेशन वगैरह वाला चीज याद आ रही है आपको, हाँ सर आ रही है कि यहाँ पर जो है क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पार्टिकल्स होंगे, कुछ रेस किसी से टकराएंगी। अब ये जो टकराएंगी कहीं से कहीं, कुछ डेविएट हो जाएंगी, कुछ एक्सरे हो सकता है उनको जो है बिल्कुल रास्ता मिल गया हो, वो बिल्कुल एकदम अनडेविएटेड चले जाए, वो किसी से टकराए ना, उनके रास्ते में कोई पड़ा ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। हाँ सर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ना क्रिस्टल के अरेंजमेंट पर, किस तरीके के हमारे पास जो है किस हिसाब से एटम्स हैं। कुछ कुछ ऐसी होंगी जो टकरा के कहीं कहीं इधर उधर जाने लगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास जो क्रिस्टल्स हैं, जो मेरे क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग जगह पर, मतलब इफ आई हैव टू से, जो भी मेरे क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर यूनिट सेल है, उनके अंदर प्लेन्स है। तो मेरे प्लेन्स के इंटरसेप्ट अलग अलग होते हैं, हर प्लेन का इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे मैं रोटेट करूंगा, वैसे वैसे मैं डिफरेंट प्लेन से एक्सरे को टकरावाऊंगा, मतलब एक्सरे आएगी पहले की, मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेन को टकराई जिसका कोऑर्डिनेट था 1,1, ऐसे किसी प्लेन को टकरा गई, ठीक है, वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ थीटा आ जाएगा। अब मैंने रोटेट कर दिया, तो अब मान लेता हूं मैं ऐसे प्लेन से टकराए जिसके कोऑर्डिनेट थे 101। तो अब कुछ अलग हमारे पास रिफ्लेक्शन शो होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्शन शो कर रहा हूँ बाय चेंजिंग द एंगल। तो एक्सरे अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर टकराएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर टकराने के बाद हम जो है वो जो भी चीज हमारे पास आएगी, दैट इज हम एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर यहाँ पर टकराएगी, और हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे हमारे लैम्डा, या फिर बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव प्लेन्स, ये हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अगर मुझे लैम्डा पता है या लैम्डा नहीं भी पता, तो मैं रेशो निकालूंगा ना, क्योंकि एक्सरे है, और एक्सरे में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, मोनोक्रोमेटिक। आई होप आप सभी को याद होगा मोनोक्रोमेटिक, तो सिंगल कलर। तो कुछ लोग इस बात को कहेंगे हाँ यार सिंगल कलर, बेटा एक्सरे का कलर होता है, कोई बात बता सकते हैं? नहीं सर एक्सरे का कलर तो नहीं होता। तो जिसको ये बात पता है कि विजिबल रेंज अलग होता है, एक्सरे अलग होती है, तो कलर नहीं होता। तो सर मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये उस सोर्स से आ रही है, ये जो भी एक्सरे में लाया हूं ना, उन सभी की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरे में मेरे पास 5 वेव है तो 5 वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं सबकी सेम होगी, सबकी वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है। तो उसी को मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल, हम कलर के लिए यूज करते हैं तो सिंगल वेवलेंथ आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ये आती है, ठीक है। तो ये सिंगल क्रिस्टल था, तो सभी की वेवलेंथ हमें पता है, अगर मुझे पता होगी तो ठीक है, तो सेम वेवलेंथ वाली आ रही है। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो उनसे वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट थीटास पर डिफरेंट डिफरेंट डी की वैल्यूज निकालूं, तो उससे मुझे पता लग सकता है कि यार अच्छा एक प्लेन में डिस्टेंस इतना है, इन प्लेनर्स में डिस्टेंस इतना है। तो बस हम यही काम इस पर करते हैं। तो अब अगर हम बुक में देखें क्या लिखा हुआ है, वो कहानी आपको समझ में आई होगी। तो बुक में जो कहानी है वो ये है कि एक्सरे जो है, मतलब आप समझ लिए हम एक्सरे कहीं से जनरेट करवा रहे हैं, आप बस ये समझिए, ये हमारा जो हमारा ये होल है ना, ये सेटअप ये है, ये बस मैं एक्सरे यहाँ से पास करा रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सरे पास कराने के बाद क्या करा, ये कहाँ टकराएंगी, क्रिस्टल सी पर टकराएंगी, ये हमारा कुछ क्रिस्टल होगा। इस क्रिस्टल को आप क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, ताकि ग्लांसिंग एंगल चेंज हो जाए, एट विच द एक्सरेज आर इंसिडेंट एट द एक्सपोज फेस। जो जिस भी पर्टिकुलर क्रिस्टल के फेस पर टकराएगी उसका एंगल बदलता रहेगा। इंटेंसिटीज क्या है, आर मेजर्ड ऑन अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो जो भी हमारे पास इंटेंसिटीज आएंगी, जो भी पैटर्न बनेगा बेसिकली एक्सरे का, वो हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर हम देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर क्या होगा, द एंगल्स आर मैक्सिमम
टू गिव वैल्यू, ठीक है। तो एंगल्स फॉर विच रिफ्लेक्शंस आर मैक्सिमम, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जिस पर हम देखेंगे कि यार रिफ्लेक्शंस मैक्सिमम, तो उससे क्या बोलेंगे हम, तो अगर हमारे पास द एंगल्स फॉर विच द रिफ्लेक्शंस आर मैक्सिमम, वो हमें क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ थीटा दे देगा। तो कुछ कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस आएंगी, कुछ कुछ पर्टिकुलर, सारी रिफ्लेक्शंस ऐसी नहीं होंगी जो ऐसा होगा, मतलब एक मान लीजिए एक रिफ्लेक्शन आई, वो 1 डिग्री पर आ गई, बस एक ही आई, फिर कुछ आया नहीं उसके बाद, ठीक है। और कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस हैं जो 50 रिफ्लेक्शन 5.9 डिग्री पाई, तो मैं कहूंगा हाँ, इस थीटा को मुझे कंसिडर करना है, ठीक है। तो वो इसका ये मतलब है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट फॉर ईच प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, तो हर डिफरेंट प्लेन के लिए हम ये काम कर लेंगे। द लोएस्ट एंगल एट विच रिफ्लेक्शन अकर्स, वो करस्पॉन्ड करेगी n इज इक्वल्स टू 1 पर, तो सबसे जो कम वाली, सबसे कम जो थीटा की वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी n इज इक्वल्स टू 1 पर, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हायर एंगल, जहां पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रही होंगी उसको मैं 2 बोलूंगा, n इज इक्वल्स टू 2, तो मेरा सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, एंड सो ऑन थर्ड। तो अब हमने क्या करा था, जो थीटा की वैल्यूज है वो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए 3 फेसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए निकाल ली, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाल ली होंगी ब्रैग ने या जिसने भी करा होगा। क्रिस्टल आर फाउंड टू बी, ये हमें वैल्यूज मिल गई थीटा की, कैलकुलेटर है उसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए और आपको जो है वो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने अप्लाई करी ब्रैग और 2D, सो यहाँ पे हमने क्योंकि एन की वैल्यू 1 रखी है तो 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, क्योंकि एन 1 है तो लैम्डा लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो डी है मेरा वो किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा बाय 2 साइन थीटा, करेक्ट। तो लैम्डा कांस्टेंट क्योंकि सेम वेवलेंथ, 2 कांस्टेंट, हाँ, तो डी मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा साइन थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइन थीटा का इनवर्स करके रेशियो ले लूंगा, उन रेशियोज की कुछ वैल्यू आएंगे और फिर उनको मैं सिंपल नंबर में कर लूंगा, तो ये मेरा बेसिकली आ गया रेशियो ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और ये जो रेशियो आता है ये वेरी क्लोज टू एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट बिटवीन स्पेसिंग जो इन द 3 प्लेन्स ऑफ एफसीसी। तो जो भी एफसीसी हमने पढ़ा था एफसीसी के बारे में, तो एफसीसी में अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स होंगे, उन प्लेन्स की स्पेसिंग में अगर एफसीसी के अकॉर्डिंग बनाऊं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस का रेशियो है वो इसको करस्पॉन्ड करेगा। तो दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड का जो है वो हम बोलेंगे उसका एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो ये बताइए, वैसे ये काम की नहीं है हमारे इतने, बस काम का जो तो हमारा एक्सपेरिमेंट का समझ रहा था किस तरीके का, बाकी मुझे नहीं इस पे सवाल आया नहीं, बट आया होगा तो हम कहानी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम बना दीजिए, चाहे तो बुक का बना दे कि एक्सरे को हम पास करेंगे क्रिस्टल पे। मेन चीज क्या है, क्रिस्टल पर एक्सरे पास करानी है, रोटेट कराना है। तो यहाँ पे लिख दूं यार एक दो मेन पॉइंट, क्या है आपको क्या कराना है, सबसे पहले एक्सरे ऑन क्रिस्टल, एक्सरे ऑन क्रिस्टल, ठीक है। साथ में आपको कीवर्ड्स लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, ताकि रोटेट कराना है आपको। रोटेट से क्या होगा, डिफरेंट प्लेन से स्ट्राइक करेगी, उससे क्या होगा, डिफरेंट ग्लांसिंग एंगल मिलेंगे, और डिफरेंट ग्लांसिंग थीटा मिलने से क्या होगा कि मुझे डिफरेंट इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस मिलेंगे। इंटरप्लेनर बोलने से इंटरप्लेनर या हाँ इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस मिलेंगे, ये इसका बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, उस इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस की मदद से मैं रेशो निकाल लूंगा। रेशो वगैरह निकालने के बाद मैं देखूंगा मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल पहले का डेटा होगा कि यार ये तो एफसीसी जैसा है, तो एफसीसी में भी ऐसा हो रहा था और इस सोडियम क्लोराइड में भी ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना अगर एफसीसी में भी सेम पैटर्न आ रहा है, किसी भी अगर एफसीसी का ले लिया ऐसी चीज जिसका मुझे पता है कि इसका एफसीसी है पक्का, सोडियम क्लोराइड का मुझे नहीं पता, दोनों का निकाल लूंगा पैटर्न, अगर आइडेंटिकल आ गया तो मैं बोलूंगा यार सोडियम क्लोराइड एफसीसी होगा। तो ये बात है बस यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब सेकंड मेथड जो आता है वो हमारे पास पाउडर मेथड आता है। तो पाउडर मेथड की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लेते हैं पाउडर, किसका, क्रिस्टल्स का चूरा कर दिया मैंने, डिफरेंट तरीके के क्रिस्टल्स लिए, उनका मैंने चूरा कर दिया, दिस इज माई पाउडर। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स यहाँ पर, सेम नहीं है, इसकी खास बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट आ गया, आप समझ लीजिए दिस इज माई गंदी सी फोटोग्राफिक प्लेट जो मैंने डायग्राम में बनाई, बाकी होगी साफ सुथरी। अब अगेन मैं क्या करूँ, इस पर एक्सरे पास कराऊंगा। अब डिफरेंट क्रिस्टल से क्या होगा, पहले जो सारे क्रिस्टल थे वो सेम थे, अगर क्रिस्टल सेम थे मैं अगर उसको एक ही जगह पर रखे रहने देता, अब ये क्रिस्टल है, इसके मुझे पता है परफेक्टली किस तरीके के यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स है बिटवीन प्लेन्स है वो किस तरीके की, वो एकदम परफेक्ट है, हर जगह के आइडेंटिकल है क्योंकि एक ही क्रिस्टल होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल यहाँ पड़ा है, एक क्रिस्टल यहाँ पड़ा है, एक क्रिस्टल यहाँ, एक क्रिस्टल यहाँ, ऐसा मान लीजिए क्योंकि मेरे पास डिफरेंट क्रिस्टल दिए, मैंने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल लिया है। उससे क्या होगा, बेसिकली ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, यहाँ से टकरा के कुछ और ग्लांसिंग एंगल आएगा, यहाँ से टकरा के कुछ और आएगा, यहाँ से टकरा के कुछ और आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर टकरा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पे टकरा के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे, तो उसको हम देख लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे पूछा जाता है कि यार यहाँ पे रोटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हमें मल्टी क्रिस्टल
अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पहले से ही पॉसिबल है। वहां पे हमें घुमा के अलग अलग प्लेन्स से उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा था ताकि अलग अलग थीटा मिले, ताकि अलग अलग डी मिले। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंट तरीके के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर पाउडर में क्या होता है, मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स विच आर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट एक्सरे जो है हर तरीके के प्लेन से खुद ही टकरा जाएगी, और जो यहाँ पर प्लेन के मिलर इंडेक्सेस हमें जैसे दे रखे। स्कैटर रेज आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग एक्सरे, तो उनको हम अगेन एक्सरे फिल्म में फोटोग्राफिक प्लेट पर देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द मेथड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे को हम पास करा रहे हैं, पाउडर स्पेसिमेन है, ये फिल्म है जहाँ पर पैटर्न हमारे पास ऑब्जर्व होगा, द सब्सटेंस यहाँ पे फाइनली पाउडर होगा और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इनसाइड, ये वैसे ऐसी बात है। अ नैरो बीम एक्सरे हम फॉल कराएंगे, ठीक है। डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्राइक स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, और हमें कुछ अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ रोटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पाउडर सैंपल है उसमें खुद ही माइक्रो क्रिस्टल्स अरेंज हैं इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, और रोटेशन करा के हम कर क्या रहे थे, हम सिंपल सा ओरिएंटेशन बदल रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट ओरिएंटेशन में लोग प्रेजेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स मौजूद है हमारे इस जो भी हमने ये लिया है, दैट इज जो हमारा ये क्रिस्टल का पॉलीक्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये पॉलीक्रिस्टल पाउडर है। Hence, a large number of them will have their lattice planes in correct position for maximum X-ray reflection. और हम अगेन थीटा को कर लेंगे कैलकुलेट वगैरह और सब की चीज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट वी गेट लाइटेड एरियाज इन फॉर्म ऑफ आर्क्स ऑफ लाइन। यहाँ पे आपको आर्क की तरीके से कुछ ना कुछ वो मिलेगा पैटर्न एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इंसिडेंट बीम एज शोन। दीज डिस्टेंसेस को हम कवर्ट कर लेंगे इनटू स्कैटरिंग एंगल्स टू बी यूज्ड फॉर द ब्रैग इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्लेन्स। तो इस तरीके से ये कहानी है। बाकी इसकी मेन कहानी क्या है, यहाँ पर हमें जो है वो डिफरेंट, हम जो है वो पॉली क्या बोलते हैं उसको, पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल लिया। उस पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल की अगर यहाँ पे भी दो चार लाइनें लिख दूं, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, बेसिकली पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल लिया। उस पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल पर हमने एक्सरे पास कराई। इसमें क्या है, यहाँ पर जो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट शुड आई से कि जो माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट है, तो डिफरेंट माइक्रो क्रिस्टल जो है दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, ऑलरेडी अरेंज इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे मुझे रोटेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो दैट्स व्हाई रोटेशन इज आल्सो नीडेड हियर। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड था जिसका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए था। तो काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं तरीके की जो वैसे तो आई थिंक शायद पता नहीं इसका कितना था, वो खैर देख लेंगे हम सवालों से, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी सवालों की। तो आई थिंक एक दो छोटे मोटे टॉपिक बचे उनको भी जस्ट देखने की करेंगे कोशिश, क्या है वो। तो अब आई थिंक ये लास्ट टॉपिक हमारे पास, एनालिसिस करनी है हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न इन तीनों लोगों की। तीन सॉल्ट्स हैं, तीन क्लोराइड्स हैं एल्कली मेटल्स की, तो इनका बॉर्डर डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में कि क्या क्या पैटर्न कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, बेसिकली वो हमें बात करनी है। तो इससे पहले हमें सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर और एफसीसी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इनके पैटर्न के बारे में बात करूं, या बिफोर मूविंग दैट इनटू पैटर्न वी मस्ट नो एक थिंग। तो हमें एक सिंपल सी चीज पता है कि एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। तो 2d साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ कि a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। हाँ सर लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ वो लिख दिया, दैट इज आवर एज लेंथ वगैरह, ठीक है। तो ये अगर कोई पूछे कहाँ से आया, ये बेटा सिंपल वहां से आया कि, और अच्छा ये ए स्क्वायर कहाँ से है, यहाँ पर इस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि अब मैं सिंपल उनकी बात कर रहा हूँ ना क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो सारे क्यूब है, मतलब सारे क्यूब का मतलब क्या, सबकी लेंथ बराबर है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया और रेसिप्रोकल करा, और मैंने डी की वैल्यू निकाली, तो डी की वैल्यू ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब जरा मैं इसका स्क्वायर करने बैठा, तो एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम एक चीज करते हैं यहाँ पर, क्या चीज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है सर, लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही बातें करेंगे यहाँ पर। तो एन इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, और इसके एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या है, मिलर इंडेक्स है। अब ये जो लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है, क्या ए कांस्टेंट है, हाँ सर, क्यूब की जो लेंथ होगी कांस्टेंट होगी, जो भी क्रिस्टल सिस्टम होगा। लैम्डा जो है वो क्या कांस्टेंट है, हाँ सर, आपने जो भी वेवलेंथ ली होगी, जो भी आपने एक्सरे ली होगी, वो मोनोक्रोमेटिक ही लेते हैं। तो इसको मैं एक कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ, दैट इज सिंपली के। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा बराबर हो जाएगा के टाइम्स
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। अब हम इनके पैटर्न बनाएंगे। तो के क्या एक सिंपल सा कांस्टेंट है, और अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी तो मैं इनका रेशियो ले लूंगा, सिंपल सी बात है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं जरा यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि आइए कुछ एनालाइज करते हैं आपके साथ हम मिलके सब। तो ये मैंने एक बॉक्स सा बना दिया जहां पर मेरे पास बेसिकली इनका एक्सरे पैटर्न में स्टडी करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी सर? के तो एक कांस्टेंट है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इन पर करेगी, तो मिलर इंडेसिस पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है। तो अब मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूं किसी भी एक प्लेन की, तो सबसे पहले कौन सा प्लेन शुरू होगा? तो सबसे पहला जो प्लेन होगा मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ 1,0,0। दैट इज सिंपली हमारे पास ऐसा प्लेन जो पैरेलल टू दोनों एक्सिस होगा और वो बेसिकली सिर्फ एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो पहला ये पॉसिबल प्लेन है। दूसरा है, अब मैं दूसरे को वन कर दूं, ये दूसरा पॉसिबल प्लेन है। तीसरा है 1,0,1 करूं तो वो भी सिमिलर टाइप का ही प्लेन बनता है हमारे पास। अगर मैं 1,0,1 कर दूं तो वो भी सिमिलर बनेगा, या 0,1,1 कर दूं तो वो हमारे पास सिमिलर टाइप का ही प्लेन बनेगा। 1,1,1 आएगा तीसरा डिस्टिंक्ट प्लेन जो होगा। फिर इसके बाद अब मेरी कहानी 2 से शुरू हो जाएगी, तो 2,0,0। फिर आप कर लो 2,1,0। फिर कोई कहे 2,0,1, तो बेटा वो 2,0,1 और 2,1,0 जो है लगभग सेम ही टाइप के हमारे प्लेन्स होते हैं। देन 2,1,1 आएगा। देन इसके बाद कोई कहे 1,2,1, हाँ वो भी हमारे पास लगभग जो है वो सेम ही टाइप का प्लेन बनता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता। देन उसके बाद यहाँ पर अभी आप जरा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर 2,2,0, फिर 2,2,1 आ जाएगा, और 2,2,1 आएगा ना, हाँ 2,2,1 के साथ साथ एक और आता है, दैट इज 3,0,0। सर मतलब आइए देखिए, आप यहाँ पे करिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मुझे वो बताइए सम कितना आ रहा है। सर सिंपल सी बात है, बना रहा है तो 1 into के। यहाँ पर करिए सर, यहाँ पर करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, बढ़िया। यहाँ पे करिए तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर सर यहाँ पे 4 + 1 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा। सर 7 के कहीं पर नहीं आएगा तो 7 के लिख देता हूँ। यहाँ पर 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 क्या आ जाएगा। तो ये मैंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स है उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट मिरर इंडेसिस है उनके अकॉर्डिंग मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ के। अब के की वैल्यू मैं चाहूँ तो आराम आराम से पुट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा किस तरीके से है, डबल टाइम्स दैट ऑफ के है, मतलब लैम्डा स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है उसका डबल है। या सिंपल आप बोल सकते हैं लैम्डा बाय 2 ए के 1 टाइम्स है, यहाँ पर √2 टाइम्स है, √3 टाइम्स है, √4 टाइम्स है साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा की बात करो। बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो अब यहाँ क्या देखा गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है, आप कोई सा भी प्लेन ले आइए, आप कोई सा भी प्लेन ले आइए, सभी प्लेन से टकराने के बाद, सभी प्लेन से टकराने के बाद हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा। तो आपको यहाँ एक लाइन दिखी, यहाँ एक लाइन दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी। 7 में नहीं दिखी क्योंकि 7 के करस्पॉन्ड कोई प्लेन ही नहीं है। 8 में दिखी, 9 में दिखी, ठीक है, पहली चीज। अब जब बात आई बीसीसी की, तो बीसीसी में ये हुआ कि बीसीसी में हमें हर जगह लाइन नहीं दिखी। तो कहाँ कहाँ दिखी मैं उसको पहले बना देता हूँ, फिर जब बात हम करेंगे तो आपको याद भी करा देंगे कि कहाँ से कैसे याद करें। तो बीसीसी में जो बनी, यहाँ बनी, फिर एक गैप छोड़िए, फिर अगेन एक गैप छोड़िए, फिर यहाँ पे तो ये तो गैप ऐसे ही है तो यहाँ छोड़िए, देन इसके बाद छोड़ के एक और आई। फिर एफसीसी में कहा बनी, एफसीसी में आपको दो गैप छोड़ के दो दो लगानी है, दो गैप छोड़ के नहीं, 3 गैप सॉरी, पहले दो में नहीं बनी, फिर यहाँ और यहाँ बनी। इसमें क्या था, इसका कंसेप्ट क्या था, 1 1 1, हाँ ठीक है ठीक है। फिर इसमें जो है ना यहाँ बनी ना यहाँ बनी, यहाँ तो वैसे ही नहीं बन रही, फिर यहाँ बनी। तो ये लाइन्स है। अब जरा सर ये लाइन्स के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, मतलब कैसे बना रहे हैं, जो आपका मन कर रहा है वही बना रहे हैं क्या? नहीं यार मन नहीं कर रहा, जो मतलब पढ़ा है वही पढ़ा रहे, जो पढ़ा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, मैं यहाँ पर कहाँ लिखूँ, एस सिंपल में सभी में आ गया तो उसमें कोई बात नहीं। एफसी बीसीसी में क्या बन रहा है, अगर आप एच प्लस के प्लस एल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एच के एल अगर आपने करा और ये आपका इवन आया तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व होगा। बात समझ में आई सर? आ गई। तो अगर आपका ये वैल्यू, किसकी बात करूं मैं, बीसीसी की, यहाँ पे ऑल सब जगह आएगा। यहाँ पे अगर एच प्लस के प्लस एल इवन है तो देखिए 1 + 1 2, यहाँ पे 2 + 0 0 2, तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 है ना, 2 + 2 6, यहाँ पे ऑड है तो नहीं है, ठीक है। तो सर एफसीसी का भी बता दीजिए, हाँ बेटा उसका भी बता रहा हूँ। तो या तो इसमें क्या हो, एच के एल, या तो सारे के सारे लोग ऑड हो या इवन हो, खत्म। ये आपको बस याद रखना है, इस तरीके से आप लाइन बना दीजिए। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। तो एच के एल या तो सारे ऑड हो, जैसे ये वाला केस, या तो सारे इवन हो ये वाला केस, या तो सारे इवन हो, ठीक है। या अब जो आएगा बाकी, अगर मैं सारा 3 3 ले लूँ या 3 1 1 ले लूँ तो उस पर मेरे पास नेक्स्ट पॉसिबल मेरा जो है वो पैटर्न ऑब्जर्व होगा। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब अगर हम NaCl और KCl की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर आप थोड़ा बुक का भी देख लीजिए। तो क्यूबिक यहाँ पे इन्होंने प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करी गई, मिलर इंडेसिस की हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली,
तो 7 हमें कहीं पर रिटर्न मिला नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का सम आप देख लीजिए, किसी भी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एच के एल के लिए 7 के इक्वल नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा 7 के इक्वल कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन भी नहीं होगा जब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाकी चीज देख सकते हैं, यहाँ पे इन पैटर्न्स पर डी एच के एल की वैल्यू, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इस तरीके से हमें पैटर्न नजर आए। फिर क्यूबिक की बात करें तो एच प्लस के प्लस एल आपका ऑड इंटीजर हो गया, तो आपका काम ये लिखा है ना मैंने, वैसे ऑड इंटीजर कुछ गलत लिखा दिया, इवन लिखवाया है एच प्लस के प्लस एल, देखो जरा। अम्म, होंगे, हाँ वी सी, हाँ यहाँ पे ऑड इंटीजर पे एब्सेंट है, क्या कर रहा हूँ, एट ऑड इंटीजर ये एब्सेंट है, तो इवन इंटीजर पर हमारे पास प्रेजेंट होगी। सिंपल सी बात है, क्या मतलब घुमा के लिख रहे हैं, डरा दिया मतलब, गलत पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इवन, जैसे ये आपका केस है इवन, तो यहाँ पे आपको जो है वो दिख रहा है, तो इवन सम बेसिकली 2 + 1 + 1 ये सब। यहाँ अगर बात करें हम अपने तीसरे वाले की, तीसरा वाला क्या होता है, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में हमने देख रखा है, तो ये फिर यहाँ पे आपको पैटर्न दिखा दिया, 7 के पर कुछ नहीं होगा, आपको 15 के कुछ नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से 3 1 0 पर आई, देन 2 2 2 पर आई, देन सो ऑन हमारे पास आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एफसीसी में 11 के 12 के पर हमने देख ली थी, फिर 16 के पर आई, क्योंकि सारे के सारे इवन तभी आए हैं, उससे पहले और नहीं आया। तो ये हमारी बातचीत है, जो हमने बेसिक सी चीजें थी जो वी हैव स्टडी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब हमें जो बात करनी है वो एनएसीएल और केसीएल और सीएससीएल के बारे में, उसको करके अपनी कहानी को करते हैं समाप्त। तो NaCl, KCl, CSCl, अब वैसे इनके स्ट्रक्चर पता नहीं किस हिसाब से एग्जाम में आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेंगे वो किस हिसाब से एग्जाम में आते हैं। तो NaCl की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी, दिस इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सिंपल क्यूबिक नहीं यार, एग्जैक्टली फेस सेंटर, जो उसके भी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। तो कहाँ कहाँ पर हमें क्या क्या पीक मिलेगी, तो मैं देखूं 1 के पर नहीं मिलेगी, 2 के, 3 के, 4 5 6 7 8 9 तक लिख देता हूँ, बाकी आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो 1 के की मैं बात करूँ तो 1 0 0 था, फिर क्या था 1 1 0, फिर था 1 1 1, फिर 2 0 0, हाँ, फिर 2 1 0, फिर 2 1 1, हाँ, एंड आगे आप देखते रहिए 2 1 1, फिर यहाँ था 2 2 0, फिर ये था 2 2 1 और 3 0 0, हाँ करेक्ट। ये आपके तीन पॉसिबल थे। तो NaCl अगर FCC है तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर 1 1 पर मिलेगा, यहाँ मिलता था, और कहाँ मिलता था, एक 2 2 0 पर, या तो ऑल ऑड या इवन, है ना। ठीक है, CSCl की यदि मैं बात करूँ तो CSCl जो है भाई, यहाँ पर दोनों एनायन और कैटायन हमारे जो है वो सिंपल क्यूबिक शो करेंगे, तो आप सभी जगह लगा दीजिए 1, यहाँ 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 यहाँ, तो हर जगह आपको पैटर्न ऑब्जर्व हुआ फॉर CSCl। बट KCl जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। KCl जो है वो FCC तो होता है, उसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। एक कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि ये इसमें कैटायन और एनायन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसकी वजह से काफी पैटर्न में कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं डिस्टॉर्शन आया। साइज भी कंपेरेबल में बोल सकता हूँ, तो काफी ड्यू टू डिफरेंट रीजन आप बोल सकते हैं एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसका पैटर्न जो है आपके पास FCC होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल विद NaCl, बट ऐसा नहीं आता, इसका पैटर्न एक जगह मिसिंग रहता है। तो कहीं कहीं पर इसका पैटर्न हमें मिसिंग दिखेगा, तो आप 1 1 1 पर मिसिंग कर दीजिएगा। तो आई थिंक शायद इसका इवन पे ही फिर नजर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, शायद इसका फिर पैटर्न हमें इवन पर आता है नजर, हाँ मे बी। बट ये है कि इसमें जो है वो मिसिंग होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इनके बनते हैं CSCl, और उसका सिंपल सा था, सिंपल क्यूबिक CSCl का। और इसका बस KCl में थोड़ी सी परेशानी है, उसका रीजन वगैरह बताते हैं। बाकी इसका कुछ एग्जैक्ट रीजन भी होता है, जो मतलब मुझे ऐसा लगा पढ़ के, मतलब मैंने कहा यार ये समझा ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं समझा नहीं रहा। और बाकी इतना काम का भी नहीं है, टीचर्स वगैरह भी हमें डायरेक्टली ऐसे देते हैं। तो बाकी अगर किसी के टीचर ने समझाया तो प्लीज मुझे बताइएगा, ये टेलीग्राम वगैरह पर मुझे बताइएगा किस तरीके से उन्होंने समझाना, ताकि कुछ सीखने को मिले जिंदगी में। ये तो काम है मेरा, आपका भी, मतलब सभी का ये काम होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, ऐसे ही जिंदगी आगे चलती रहे। तो सीखना ही है, मतलब लर्न करना है जिंदगी भर, जब तक हम जी रहे हैं तब तक कोशिश यही रहेगी कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ अगर सिखाने का मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, और बेटर तरीके से सीख लेंगे। सिखाने के लिए, तो सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ता है, तो जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा सिखाएंगे। तो यही लाइफ का फंडा है। बाकी मदद करने वाली एक चीज है कि दूसरों की हेल्प हमेशा करती रहनी है। तो जैसे कि आप लोग सीनियर होंगे तो अपने जूनियर्स की हेल्प करते रहिएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं अपने जूनियर्स की हेल्प जरूर करिएगा। कोई भी परेशानी उनको ना हो, ऐसा आप समझ लीजिए कि आपका फर्ज है बड़े भाई और बड़े बहन की तरह।
तो आप अपने फर्ज को निभाइए। कोई भी मतलब ऐसा मत रखिए कि जूनियर ऐसे हैं, बेकार हैं, बेवकूफ हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे रखते हैं यार, मतलब सेंस की, मतलब जूनियर जो इस बार के अच्छे नहीं आए एटसेट्रा, ये वर्ड्स होते हैं कि इस बार के अच्छे आ गए, मतलब ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं आते। तो जो भी चीजें मतलब वो हाँ हैं होंगी, बट यही है कि अगर बिहेवियर में जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, तो आप अपना बिहेवियर अपना एकदम से रखिए कि आपसे कोई भी इजीली बात करे, कोई आप में मतलब सॉर्ट ऑफ में अगर बोलूंगा एटीट्यूड वगैरह ना हो कि नहीं यार ये तो छोटे, इनसे हम बात थोड़ी करें। खुद ही जाके बातचीत करिए, कोई परेशानी हो पूछिए और उसको सॉल्व करने की अपने एंड से कोशिश करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे, मतलब ऑब्वियसली जितना जो कर सकता है इंसान उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो वही मेरी बात है कि आप मदद करते रहिए, और जो भी परेशानी वगैरह है मुझसे अगर कुछ हेल्प लेनी है तो मैं भी जो मेरे लिए पॉसिबल चीज होगी वो मैं कर पाऊंगा। तो फिलहाल शायद आई थिंक सॉलिड स्टेट के लिए इतना ही रखते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फिर इतना ही रखना होगा। बाकी लेट मी जस्ट चेक एक बार कि अगर कुछ रह गया तो कर लेंगे, अदरवाइज पीवाई की वाली वीडियोस हैं हमारी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट्स। तो यहाँ पर पूरा सिलसिला हमारा हो चुका है समाप्त। मिलेंगे आपसे फिजिकल केमिस्ट्री में अब पीवाईक्यू वाली वीडियोस के साथ ही प्रोबेबली। उससे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या ही पढ़ेंगे, मतलब सेमेस्टर फोर थोड़ी पढ़ा देंगे, तो उसमें मिलेंगे। बाकी इनऑर्गेनिक में साथ में मिलते रहेंगे, ऑर्गेनिक में भी मिलते ही रहेंगे, एक आध यूनिट है अभी, तो उसमें मिलेंगे। अपने वन शॉट्स का है अभी हिसाब किताब, तो करेंगे उसको, फिर देन चलेंगे पीवाईक्यूज की तरफ। बाकी कोशिश रहेगी जैसे जल्द से जल्द हो पाए, बताते रहिएगा कौन सा यूनिट करना है, वैसे मुझे बता रखा है काफी, तो करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली जैसे जल्द से जल्द होगा। आप जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करेंगे। देख रहे होंगे आप, मतलब मेरी कमिटमेंट थी स्टार्टिंग में कि शायद मुश्किल हो वीडियो अपलोड करना इस बार, बट स्टिल आई ट्राइड कि नहीं वीडियो करनी है इस बार अपलोड। जब एक बार स्टार्ट कर दी चीज तो ऐसा नहीं कि मैं उसको बीच में रोक जाऊं। तो और फिर इस बार देख रहे होंगे आप जल्दी भी आ रही वीडियोस, तो काम थोड़ा सा जो है मैंने देखा है कि किस तरीके से टाइम मैनेज करूं, इसके लिए भी टाइम निकालूं, एंड अदर चीजें हैं वो तो है ही जिंदगी की, तो खैर वो तो चलती ही रहेंगी। बट इसके लिए मैंने देखा स्पेसिफिकली कैसे मैं टाइम निकाल पाऊं, तो वो काफी ज्यादा मेरी कोशिश रही। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।